देखो, जब महात्मा गांधी की बात होती है, देखो महात्मा गांधी ने, मैं आपको क्यों कह रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो कई जगहों पे कॉन्ट्राडिक्शन करते हुए नजर आते हैं। महात्मा गांधी जहां भी ये बोलते हुए हैं, जब उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जब मेथड ऑफ क्या निकाला था, सत्याग्रह निकाला था, ठीक है, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकाली उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। याद हो तो तुम लोगों को, हमें क्या करना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, आपका क्या नाम है, सोसाइटीज़ को, हमें स्कूल्स नहीं जाना चाहिए, कॉलेजेस नहीं जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर इस बारे में बहुत ही ज़्यादा रिज्ड रहे। उन्होंने बोला क्या फालतू की बात कर रहे हो यार गांधी जी, बहुत गंदी बात कर रहे हो तुम, लोग स्कूल जाने चाहिए ना, तभी तो हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होगा लोगों में। आप तो आज़ादी के चक्कर में भेड़ चाल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं गांधी जी के जो थॉट हैं, जब भी किसी से, ये बात जिंदगी में याद रखना, जब भी किसी से मास पॉपुलेशन क्या हो रही हो, प्रभावित हो रही हो, तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि दासता का जन्म हो रहा है, स्लेवरी का जन्म हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। बोले अगर 1,00,000 लोग किसी एक विचार से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, यानी गधे हैं। वास्तविकता में विचारों में मतभेद ही जो भी क्या होता है आपका, एक क्या है आपका, डिस्प्यूट ऑफ थॉट्स है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स है, वो एक अच्छे समाज को क्या करता है, क्रिएट करता है। नहीं तो अगर सब लोग एक बात पे अग्री हो जाएं, भाई मैं बोलूं पिज्जा खाएंगे, तुमने कहा हाँ तो सब पिज्जा खाएंगे। अब जब तुमने ये बात बोली ना कि सब पिज्जा खाएंगे, इसका सिर्फ एक मतलब है, या तुम सब बेवकूफ हो या फिर मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं। एक व्यक्ति पे कैसे सारे के सारे लोग एग्री हो सकते हैं। और महात्मा गांधी पे एग्री होने के पीछे रीजन था, क्योंकि महात्मा गांधी की बातें बहुत क्या थी, छोटे स्तर की थी। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई ऐसी बड़ी ऊंची बात तो करी नहीं आपने। बोले कपड़ा जला दो, बोले जलवा दिया कपड़ा। बोले स्कूल छोड़ दो, तो पहले नहीं जाना चाहते थे, आपने और छुड़वा दिया। भाई बात सही है ना, कोई ऐसा, आप मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ जा रहे थे। अब एक बात बताओ, अगर गांधी जी के ही रास्ते पे चलते और मॉडर्नाइजेशन पूरी तरीके से हम खत्म कर देते, तो क्या आज आप इंडिया को कह पाते कि भाई इंडिया ऐसा लीड कर रहा है दुनिया में। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते दूध के धुले थे, उनका झुकाव जो था वो ब्रिटेन की तरफ थोड़ा ज्यादा था, उनकी बातों में जो ब्रिटेन था ना वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। वो इंडिया को, उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने ब्रिटेन का आना जस्टिफाई कर दिया इंडिया में। उन्होंने बोला ब्रिटेन आया तो मॉडर्नाइजेशन आया, ब्रिटेन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ब्रिटेन आया तो हमें नॉलेज आई। क्या बात कर रहे हो, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे थे। भाई उससे पहले भी तो हम काम कर ही रहे थे ना। हम अंग्रेजों के ही आने से, उन्होंने कहा अंग्रेजों के आने की वजह से हम ग्लोबलाइज्ड हुए, ऐसा तो नहीं था। हम यूरोपियन से भी पहले हम अरब से ट्रेड कर रहे थे बहुत लंबे टाइम तक। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ग्लोरीफाई करा किस चीज को, ब्रिटिशर्स को। बट कहीं जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई लोगों से। रविंद्रनाथ टैगोर ने जहां ग्लोरीफाई करा वहां पे कुछ कमियां भी बताई। बोला कि उन्होंने कहा कि जो नेशनलिज्म है यानी राष्ट्रवाद जो होता है वो क्या होता है, किसी भी देश के लिए क्या है, खतरनाक है। इस बात पर उनकी भाई बहुत ज्यादा क्या हुई, थू हुई। इवेंचुअली उनकी राइटिंग्स को पढ़ करके, जैसे उन्होंने गीतांजलि में जो लिखा था, ठीक है, उसको पढ़ करके कई सारे सेना के लोगों ने सेना छोड़ दी थी, ब्रिटेन में, जापान में, बहुत सारी जगहों पर। उन्होंने क्या कहा कि नेशनलिज्म एक बेफालतू का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो आपको रिज्ड बनाता है। राष्ट्रवाद क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर धर्म यानी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है, बाद बाकी लोगों के लिए नहीं करता है। भाई आज आप पाकिस्तान को देख के कैसा फील कर रहे हो, एक घृणा तो आती है ना अंदर से कहीं ना कहीं। आप मानोगे नहीं बट सच तो है ना कि जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो आपके मुंह से तुरंत निकल जाता है तो बेटा है। ये वर्ड जो आपके दिमाग में बार बार आता है वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे देश के लिए हमारी राष्ट्रवादिता बहुत ऊंची है।
बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है नहीं बात? और वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी कलेश फैला है वो क्यों फैला है? ज्यादातर नेशनलिज्म की वजह से। और उन्होंने ये जस्टिफाई तक कर दिया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका मेन कॉज क्या था? नेशनलिज्म। अब वो बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों के साथ जब बुरा हुआ, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत बुरा करा, उन्होंने बोला जो तुम्हें हुआ है ना वो तुम्हारा ही टेस्ट ऑफ मेडिसिन है, जो तुम्हें अब अच्छा नहीं लग रहा। भाई तुम्हारी खुद की दवाई तुमको क्या लग रही है? कड़वी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तुमने ही तो बोया है। और इस बात से गांधी जी क्या हो गए? बुरा मान गए, क्योंकि हम भी तो लोगों में क्या भर रहे थे। भाई देखो, इंडिया में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, समझो बहुत ध्यान से, इंडिया में नेशनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडिया में भारत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भाई भारत तो अंग्रेजों की आने की वजह से बना है ना, उससे पहले तो सब अपने प्रांत में सबके लिए प्यार था, सबके लिए चीजें थी। बाउंड्रीज कहां से शुरू हुई हैं? फोर्टिफिकेशन कहां से शुरू हुआ है? क्या पॉइंट था? मैं पॉइंट समझा रहा हूं, मैं नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, तू नाम में जा रहा है। मैं भारत वर्ड के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल किस चीज के बारे में, कि जो भारत बना इसके पीछे रीजन क्या है? नेशनलिज्म। भाई आज तुमसे कोई बोले कि भाई तुम जाकर के क्या कहो, कोई तुमको बोले कि भाई तुम जाके झंडा को गाली बको, नेशनल फ्लैग को कुछ गलत कह दो, कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर एक नेशनलिज्म है। पर आपको अभी बोले पाकिस्तान का झंडा जलाना है तो जला दोगे ना? क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने देश को लेके प्यार है और दूसरे देश को लेके वो उनके अंदर भी है। ऐसा नहीं हमने ही शुरू करा ये सारा गेम। अब आपने जब ये शुरू करा, फिर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तब आपको बुरा लग गया। भाई पहले तो आप बच्चे से गाली बकवा रहे हो, बेटा गाली बको, बेटा गाली बको। बड़े होके जब वो गाली बकने लगा, सबको ही बकने लगा, एक ही हाथ से हांड रहा है, तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि बच्चा गाली क्यों बक रहा है। अबे शुरू तो तुमने ही करा था, बच्चा तो शरीफ ही था। ये सुनो, देखो महात्मा गांधी का रिलीजन के ऊपर क्या कहना था? महात्मा गांधी रिलीजियस के ऊपर क्या कह रहे थे? उनका एक बहुत सिंपल से कहना है कि द रिलीजन वुड बी, क्या होना चाहिए भाई आपका? हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट हु क्रिएट एन ऑर्डर मॉरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनिवर्स। देखो जो धर्म का काम था वो क्या है भाई? एक नैतिक सरकार, एक मौलिक सरकार को क्रिएट करना। मतलब देखो मैं तुम्हें ना वैसे धर्म पे ज्यादा टिप्पणी करना बनता नहीं है क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है बट स्टिल देखो, मतलब ऐसा आप मान सकते हो ना कि दो चीजें हैं, मतलब धर्म में कमी नहीं है। धर्म वो एक वेपन है ना जो बंदरों के हाथ में दे दिया गया है। अब उससे क्या कर रहे हैं? उससे सबको ये लगता है कि वो अपने धर्म का क्या है? प्रोटेक्टर। भगवान, अल्लाह, जीसस क्या कह रहे हैं? हम क्या करें? ड्रीम 11 पे टीम बनाए, हम क्या करने बैठे हैं? सब अपने हाथ में लेके बैठे हैं कि मतलब धर्म की बात होगी तो मैं तो बोलूंगा। जिन धर्मों में बोलने की ज्यादा अनुमति नहीं है धर्म के ऊपर, आप ये बात ध्यान रखना, वो धर्म ज्यादा प्रोस्पेरिटी पर है, ज्यादा शांति पर, सुरक्षित भी ज्यादा है। ठीक है, जहां पे टिप्पणियां बहुत चलती हैं। देखो धर्म का बेसिक मतलब है ना, वैसे अगर मतलब धर्म के ऊपर बात की जाए ना तो धर्म का बेसिक मतलब तो यही है कि धर्म ना आपको ये बताता है कि आपको कैसे जीवन को चलाना है, यानी आपको ये बताने का काम करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर ये बात भी तो बहुत हद तक सही है ना कि जो धर्म आज बना है वो आज तो नहीं बना। वो धर्म कितने साल बना है? 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले, उस समय के हिसाब से बना होगा। और अब उसमें क्या चाहिए? चेंज की आवश्यकता भी तो हो सकती है, पर आप क्या चेंज करने के लिए तैयार बैठे हो? नहीं। आप चेंज कर रहे हो तो इतना भद्दा बना दे रहे हो उसको, क्यों मजाक बन के रह जा रहा है। तो धर्म की भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि उससे आप मॉरल ग्राउंड पर क्या कर सकते हो? मॉरल ग्राउंड पे क्या कर सकते हो? गवर्नेंस कर सकते हो। आपकी मॉरल वैल्यूज को बेहतर करने के लिए धर्म का क्या हुआ? सर्जन हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे गांधी जी ने भी धर्म का यूज करा है, किस चीज को लेके आने के लिए? किस चीज को लेकर के आने के लिए? स्वराज को लेके आने के लिए। आप देखो जब खिलाफत मूवमेंट हुआ
खलीफाओं वाला, वो प्योर मूवमेंट धर्म का था। उसमें किसको लाके जोड़ दिया? रिलीजन को। वो पूरा का पूरा किस में था? रिलीजियस था। उस पर क्या लेके आ गए? पॉलिटिकल बात लेकर के आ गए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ऐड कर दिया, जबकि वहां पे कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट हो रहा था कब? टर्की के खिलाफ, जो खलीफाओं के साथ गलत हो रहा था। और इस बात को जिन्ना ने भी बोला कि धर्म और राजनीति को एक साथ मत जोड़ो। जो काम लॉर्ड कर्जन ने 1905 में तोड़ने का करा, वही सेम काम 1920 में गांधी जी ने जोड़ने के लिए करा। समझ में आ रही बात? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? रिलीजन एंड स्टेट क्या रखना चाहिए? उसको सेपरेट रखना चाहिए। अब ये बोल यहां पे क्या रहे हैं? स्टेट का मतलब पॉलिटिक्स की बात हो रही है, स्टेट का मतलब पॉलिटिक्स की बात हो रही है। और आर्टिकल 25 से लेकर के और 28 तक यही बात तो करता है कि भाई रिलीजन बिल्कुल अपने आप में क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है। फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपकी धर्म के प्रति आस्था कुछ हो सकती है और आपके देश की प्रति आस्था कुछ हो सकती है। इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर दिया गया है? रिलेशन बना दिया गया है। ठीक है, रिलीजन और स्टेट को जोड़ दिया गया है। वोटिंग का काम है पूरा का पूरा ले दे करके कि अच्छा मामला बढ़िया बनेगा। उसके बाद क्या कहते हैं? रिलीजन वॉज टू कंसर्न ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत पर्सनल है। मैं सच बताऊं आपको, आप किस धर्म को मानते हो और उसको मानने का तरीका आपका क्या है ना, ये बहुत ज्यादा पर्सनल है। बट परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि हम अपने आप को चेरिशफुल दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम अपने धर्म को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाने में लगे हुए हैं कि पर्सनल चीज क्या हो गई है? पब्लिक हो गई। जैसे शादी, शादी बहुत ही ज्यादा प्राइवेट चीज है। मतलब इसका आइडिया नहीं लगा सकते हो कितनी प्राइवेट चीज है। 2-4 लोगों के बीच में होनी चाहिए। ऐसा हल्ला करता है जैसे वो पूछो मत। हाँ, 2-4 लोगों का रिश्ता है भाई, आपका परिवार मेरा परिवार। पर वो लहंगा पहन के आएंगी 4 लाख का, 50 लाख का, क्या कहेंगे, फोटोग्राफर आएगा, वो जब तक 4-5-50,000 फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल नहीं देंगी मेरा हबीबी, तब तक क्या नहीं मिलेगा उनकी आत्मा को? तसल्ली मिल के राजी नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? नहीं, ये लड़कों के ऊपर देखो, लड़के थोड़ा सा भी इस मामले में क्या है, थोड़े से, वो तो अंगूठी भी ना पहने उनको बस चले, तो वो तो जबरदस्ती पहन के घूम रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि आप मैरिड हो, वो 5000 साल तक ये कहते हैं सिंगल जी, ना कोई थी मर गई। ठीक है, बहुत दुखी हूं मैं। रिलीजियस वॉज पर्सनल कंसर्न, एक पार्ट। दूसरा बात, देयर वर नो रिलीजियस टीचिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यही तो बेस है ना फंडामेंटल राइट्स का भी। अब देखो, कई जगहों पर कुछ धर्म के लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हम स्कूल में जाएंगे तो ये वाली टोपी पहन के जाएंगे, हम यहां पर जाएंगे तो अपनी गाड़ी के ऊपर ये फलाना वाला स्टिकर लगा के घूमेंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? डिस्प्यूट्स। व्यक्ति स्वतंत्र है धर्म को मानने के लिए, पर ये धर्म को मानना कहां तक है ये भी तो डिसाइड करो। जैसे आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हो ना, तो आपसे पूछा जरूर जाता है कि आप हिंदू है मुस्लिम हो, है ना। बट आपका जब ब्लड किसी को चढ़ाया जाता है तो नहीं बताया जाता है कि आपके अंदर हिंदू का खून जा रहा है या मुस्लिम का खून जा रहा है, ये तो बात नहीं होती है। बट हम फिर भी ये डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूअसली क्या करके रख रखा है, हमने बना कर रख रखा है। मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 3 वर्ड बोलने से रोक दो। रिलीजन नहीं बोलोगे, पाकिस्तान नहीं बोलोगे, ठीक है, और दूसरी पार्टी के ऊपर कुछ नहीं बोलोगे कि मतलब ये पार्टी के घर में एक चीज तो बीवी भाग गई, ऐसी वाली बातें नहीं बोलोगे। ये 3 बातें छोड़ दो, अब उसके बाद तुम बोलो। मुद्दों पे बात ही नहीं होती। रेप हो रहे हैं लड़कियों के, उस पर बात नहीं होगी।
आपका क्या कहते हैं बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस पर बात नहीं होती। बेरोजगारी है, उस पर बात नहीं होती, क्योंकि हमें वो टॉपिक ज्यादा पसंद आते हैं जिन टॉपिक का हमारे जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए बिग बॉस हिट है। What would happens to the cities? भाई सिटीज में क्या हो रहा है? देखो सिटीज, एक तो बहुत बात क्या है, उनका क्या कहना था कि सिटीज जो हैं वो क्या नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से वैनिश नहीं होनी चाहिए, पर हमें ग्रामीण एरिया और शहरीकरण के बीच में एक संतुलन बना के रखना चाहिए, जिस बात से मैं बहुत ज्यादा अग्री करता हूं। मतलब तुम लोगों को नहीं पता, अब तो खैर तुम लोग तो फिर भी अभी उस टच से आते हो जहां पे तुम लोगों को गांव में गोबर देखा है ना, ये सारी चीजें तुमने देखी हैं, है ना। आपको नहीं पता कि अमेरिका से लोग आते हैं गोबर देखने, हाँ, वो सिर्फ गोबर देखने आ रहे हैं, और गाय उनके हाथ में गरम गरम गोबर करते कहते वाह आई विल गिव यू $500। ठीक है, एक तो वो वाले लोग जो ग्राउंड से टच होने आ रहे हैं, दूसरे हमारे वाले जिनको ये नहीं पता धान की खेती कैसी होती है, कि नई नई ब्रीड आ रही है ना बच्चों की और उनकी मम्मियों की, पापाओं की भी, वो कहते हैं धान, ओ माय गॉड, पैडी, है ना, वो वैरायटी ऑफ अंग्रेज जो आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना के रखना चाहिए। हमको डेवलपमेंट की आड़ में, ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट इस तरीके से करते चले जाओ कि आप इन्वायरमेंट को क्या कर दो पूरी तरीके से। आपको पता है जब 1924 में गांधी जी जेल से वापस आते हैं चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, जो चौरी चौरा कांड होता है, और 9 मार्च आई थिंक 12 मार्च को 1922 में उनको क्या हो जाती है, सजा हो जाती है। उसके बाद भैया जाते हैं 6 साल की सजा होती है। आपको पता है गांधी जी जब जेल में जाएंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे, वहां से लिखते थे ब्रिटिशर्स आर सो गुड, वो 2 साल में छूट जाते थे और आगे फिर बाहर बवाल करते थे। रूल था ना बिल्कुल क्लियर कट वाला। तो भाई क्या करा, वहां पर उन्होंने जाकर के, जब वहां पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्ड आया तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड 1924 में दिया था, जो आज यूएन लेकर के घूम रहा है। 1924 में उन्होंने बोला विकास इस तरीके से होना चाहिए कि जो आने वाले भविष्य के लिए भी संसाधन क्या हो पाए, बचे रहें। हमारे यहाँ यमुना है, देखिए ना आप लोगों ने, इस समय तो बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, नदी ऐसी दिखनी चाहिए, है ना। पर आप लिटरली, मैं बता रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ हम सब लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, हमने उसको लगभग नाला बना दिया है। मतलब अगर किसी ने बढ़िया नदियां देखी हो ना, नदियों के शहर में रहा हो, वो आकर के इसको नाला ही कहेगा, जो इसकी दशा होती है। और ये दशा क्यों है, क्योंकि हम अंधे हुए पड़े हैं मॉडर्नाइजेशन में। मॉडर्नाइजेशन अच्छी चीज है, पर इतनी भी अच्छी चीज नहीं है कि आप क्या कर दो, आप जो नेचर है उसको ही पूरी तरीके से क्या कर दो, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद ओनली द फ्यू इंडस्ट्रीज वर नेसेसरी। मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब मैं इस कुछ हद तक इस बात से बड़ा सहमत हूं कि बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। जिंदगी को बेहतर जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी जिंदगी बहुत ज्यादा क्या है, बेहतर है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आपको बताएं दुनिया में सबसे दुखी लोग कौन है, कोई आइडिया लगा सकता है? जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, जिनके पास सबसे कम संसाधन है। मैंने आप लोगों के साथ बताया था ना कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ फुलफिल हो जाता है तो आप फालतू की चीजों पे टेंशन लेते हो। अब जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब एक औरत अगर घर में खाली बैठी है तो उसकी टेंशन की बात यह है कि मेरे पति का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि वो खाली है। और कुछ क्या सोचे ऐसा अंतरराष्ट्रीय, घर में पैसा आ रहा है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा हाथी सब कुछ चल रहे हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाए? वहीं पे मजदूर की औरत, दोनों मजदूरी करने शाम को सुबह 7 निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, कलेश ही नहीं है। उस लेवल का नहीं है ना। डिवोर्स गरीब घर में ज्यादा हो रहे हैं, अमीर घर में ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आपको अगर अपने रिश्ते को बेहतर करना है, आप सोशल कनेक्शन कट डाउन करवा दो। आजकल लोग क्या कहते हैं, इट्स माय प्राइवेसी, मैं अपना फोन क्यों दिखाऊं? ऐसा क्या लेके घूम रही है, क्या लेके घूम रहा है भाई, बता दे हमें। मतलब आप 2 लोग एक रिश्ते में हो, उसमें क्या ऐसा बच जाता है आपके लिए कि आप उसको फोन दिखा नहीं सकते? हाँ, क्योंकि आप खेल रहे हो कुछ ना कुछ गुगली गुगली,
तभी तो वास्तविकता तो यही है ना। वरना एक बात बताओ तुम लोगों को, तुमने मेरी कॉपी, मेरी लिखे हुए नोट्स तुम लिखवा रहे हो, मैं कह रहा हूँ तेरा कॉपी दिखाना, कह नहीं सर मैं नहीं दिखाऊंगा, इसका मतलब तुमने लिखा नहीं है, या फिर तुम कुछ तो ऐसा लिख रहे हो जो तुम्हें दिखाना नहीं है। सोशल कनेक्शन कम होने का यही सेम चीज गांधी जी कह रहे हैं कि जितनी कम इंडस्ट्रीज होंगी, जरूरत है इंडस्ट्री की, पर जितनी कम इंडस्ट्री होंगी हम उतना ज्यादा क्या हो पाएंगे, ग्राउस रूटेड रह पाएंगे, उतना ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे, उतना ज्यादा हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रख पाएंगे। आपको पता है वैसे कमाल की बात, ओवर अ टाइम पीरियड क्रूएलिटी बढ़ी है। क्रूएलिटी क्या हुई है, बढ़ी है। प्यार मोहब्बत लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। वो प्यार मोहब्बत ज्यादातर क्या रह गया, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला ज्यादा प्यार रह गया है ना। वो ग्राउंड लेवल पर लोगों के अंदर रहा नहीं है ज्यादातर। ये मैं ओवरऑल वर्ल्ड के सिनेरियो में बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नहीं है, वास्तविकता में नहीं है, ध्यान दो। उसके बाद अगर ग्रास रूट लेवल पर दिखता ना तो कुत्ते की आंख में तेजाब नहीं पड़ता, हाथी को बम नहीं खिलाते लोग। मैं ऐसे तो मैं कोई कहानी अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा हूं ना, आप सभी लोगों ने सुना है ना, 3 साल 2.5 साल 2 साल 5 साल की लड़की के साथ रेप नहीं होता। कहां है आपके अंदर ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी का किस स्तर पर आप गिर चुके हो। मैं नहीं कह रहा सब लोग, बट ये भी तो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है ना। देखो आप अपनी अच्छाइयां अगर गिनवा रहे हो ना, मैं बहुत खुश हूं कि हम चंद्रयान को हमने बहुत अच्छे से क्या करा, लैंड करवाया। कहां पर, मून पर। ये इससे बड़ी हमारे लिए कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती है, खास करके अगर हम उस देश से कंपेयर करें जो कह रहा है मून दिख तो रहा है जाने की झंझटी क्यों पालनी है। तो उसके हिसाब से तो हमने क्या करा है अभी, मतलब कोई, मैं पाकिस्तानी किसी बंदे का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हमारे नबी साहब जो हैं उनसे तो खुद चांद पैरों में गिर गया था उनके। तो जो इंटरव्यूअर था उसने बड़ा अच्छी बात बोली, वो नबी साहब है, वो कर सकते, तू बता अपनी। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत बहुत बड़ी चीज देखी है लोगों को, लोग ना अपने भगवान और अपने जो महान हस्तियां ना उनका एग्जाम्पल देके क्या करते हैं, अपनी गलतियों को छुपाते हैं। कि कृष्ण भगवान ने भी तो इतनी बीवी रखी थी, तू कृष्ण है कोई लॉजिक इस बात का? ना तुम्हें स्टोरी पता, ना तुमको कुछ रीजंस पता, तुम बस कमेंट कर रहे हो। हाँ, जहां तुझे अपने बाप माँ बाप नहीं पाले जाने तो कृष्ण की दे रहा है। मोहम्मद साहब की बातें वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में खुद के अपने, उनका घर नहीं इकट्ठा हो पा रहा है कि अपने परिवार को एक साथ रख पाए, और जिसने पूरा का पूरा इस्लाम बना दिया उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं लोग। और किस बात पे कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने कर दिया तो हम, अरे तू भाई तू पहले अपना कर ले। तो एक बड़ा तबका है जिसकी सोच पे बहुत बड़ा क्या है असर पड़ता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज वर नॉट बी द फोर्सेबल नेशन, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप नेशन के ऊपर जबरदस्ती इंडस्ट्रीज डालो। पर कहीं ना कहीं देखो इस बात में थोड़ी सी कहानी है, अलग है कि मैं आपको पहले थॉट बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद अलग से बात बता दे रहा हूं। देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को डालनी पड़ती है खुद आकर के। जैसे अगर कोई ये कहता है, मैं महात्मा गांधी की बात को बड़ी करता हूं भाई, एक टाइम पर तो भारत के लोगों को क्या नहीं पार करना था, समुंदर पार करना गलत माना जाता था। समुंदर पार करना क्या मानते थे भाई कि ये बहुत गलत चीज है, हम समुंदर पार नहीं करेंगे, श्राप लग जाएगा, ठीक है। वहीं गांधी जी अगर इस बात को बड़ा कर रहे हैं कि भाई नेशनल के ऊपर क्या नहीं थोपनी आपको, तो उनके हिसाब से तो शिप भी नहीं बनानी चाहिए थी हमको। बात सही है नहीं है? वरना अगर हम शिप, अब फिर उसके बाद फिर अगर आप शिप नहीं बनाते, गांधी जी से कोई पूछे तो आप लंदन जाके पढ़ाई कैसे करके आते? बात समझ में आ रही है? आप फोर्सेबल, देखो जबरन कई बार, जैसे अगर मैंने आपको कई बार बोला ना कि माँ अगर बच्चे को मन पे, अगर बच्चे के मन पे छोड़ देगी, बच्चा अपने मन से खाना खाएगा तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा। उसका कई बार मुंह ऐसे पकड़ करके और चम्मच से डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नीड है, समझ नहीं है उसके अंदर। आपको पता है ना, कई सालों तक अगर पिंजरे में किसको रखा जाए, तोते को रखा जाए, उसके बाद फिर तोते को तुम निकालो तो तोता तुम्हें ही चोंच मारेगा।
उसे क्या लग रहा है, इट्स अ सेफेस्ट प्लेस जो मेरे पास है, उसको कैद ही क्या लग रहा है, उसका घर लग रहा है। कई बार आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कश्मीर का मुद्दा, अगर जबरन नहीं करी जाती चीजें तो वो शायद उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना भी दिख रहा है। शायद आगे वाले टाइम में G20 मीटिंग हो रही है यार उस जगह पे जहां पे लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो वहां के लोगों को भी तो बेनिफिट मिल रहा है ना। मेरी एक स्टूडेंट है, बोलती है सर वहां इंटरनेट नहीं आता था, बोली अब तो पहले से थोड़ी सी सुविधाएं क्या हुई हैं, बेहतर हो रही हैं। उसके बाद देखो, द स्टेट रोल वुड बी लिमिटेड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द। सो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई जो राज्य की भूमिका है, जो स्टेट की भूमिका है, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बेसिकली मुझे कई बार ऐसा लगता है ना, गांधी जी कहीं ना कहीं क्या कहते हुए नजर आते हैं, राज्य की भूमिका को क्या करते हुए नजर आते हैं, को कम करते नजर आते हैं। आप इस बात को मना ही नहीं कर सकते हो कि गांधी जी क्या नहीं कर रहे, राज्य की भूमिका को कम नहीं कर रहे। कई जगहों पे उन्होंने स्टेट को क्या करा है, डिमोलिश करा है, स्टेट को खत्म करने यानी कि उसके पावर को खत्म करने की कई जगह पे बात करी है। डिसेंट्रलाइजेशन या पंचायत का बनना भी उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। गांधी जी ये कह रहे हैं ना कि पंचायत बना दो। अब पंचायत बना दोगे तो जो सेंटर की पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर पंचायती मॉडल तो मैंने आप लोगों को वैसे भी पहले भी कई बार बता रखा है, इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं कि पंचायत में क्या ही है, ठीक है। उसके बाद देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये, क्या वो हैंग हो रहा है, बहुत सही। ये थोड़ा सा हमने मतलब चोर बाजार से खरीदा था इसलिए ऐसा चलता है। सत्याग्रह, मतलब ये बात तो हम काफी बार कह चुके हैं कि गांधी जी का सारा लेना देना था सत्य पर, कि सत्य को पकड़ के रखेंगे, पर इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। जहां गांधी जी एक तरफ कहते हुए नजर आते हैं कि भैया सत्य ही सब कुछ है, अहिंसा नहीं फैलाएंगे, वहीं पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो गांधी जी खुद कहते हैं कि चलो भैया हम मदद करेंगे आपकी। गांधी जी खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंचों पे खड़े होकर के लोगों से बोलते हैं कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स का क्या करो, सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ऐसा क्यों भाई, अपने ही थॉट पे थोड़ा सा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। उनका कहना है कि अगर सत्य नहीं है तो ये आपके साथ बहुत ज्यादा क्या है, इनजस्टिस है। पर सत्य की भी क्या ही परिभाषा कर सकते हो आप यार। मुझे लगता है कि सच जो है ना वो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब आपके लिए बचपन का सत्य कुछ और था, बड़े हो गए सत्य कुछ और है, आगे चल के सत्य की परिभाषा और क्या होगी, बदल जाएगी। आदमी, हर व्यक्ति अपने समय के हिसाब से ही चीजों को क्या कर पाता है, एनालाइज कर पाता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यह किसी की इच्छा को दूसरे पर थोपना नहीं है, बल्कि ये पद्धति के तर्क को क्या करना है, आकर्षक, क्या है, आकर्षक बनाता है। और ये जबरदस्ती नहीं बल्कि क्या है, अनन्य है, यानी कि आप जब फॉलो करते हो खुद ब खुद आप खुद आते हो। पर कमाल की बात तो यही है ना कि सत्य थोपा ही जाएगा। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं किससे, और दुर्योधन से, कि भाई क्या नाम है, ये वाली चीजें जो तू कर रहा है वो गलत है, अगर वहां पे वो उन पर जोर देके बात नहीं बताएंगे तो उसके लिए तो अपना सत्य है ना। जब तक तुमको यूनिवर्सल ट्रुथ ना पता चले तब तक जो तुम मान के बैठे हो वही सत्य है। ये बिल्कुल ऐसा है ना कि एक मेंढक है, उसके लिए सत्य क्या है कि दुनिया क्या है, उसके कुएं जितनी है। आप कछुआ गया, उसने बताया ब्रो समुंदर भी है, उससे मतलब तैरते हैं, खुला खुला, बोले हैं बावली पूछ, क्या बकवास कर रहा है। अनलेस और अनटिल, जब तक वो कछुआ जबरदस्ती उस मेंढक को ले जाके क्या ना दिखा दे, समुंदर ना दिखा दे, तब तक तो उसके लिए क्या नहीं है, समुंदर है ही नहीं। क्या कछुआ गलत है, ये सुनो, क्या मेंढक गलत है,
बताओ भाई, मेंढक गलत है क्या? नहीं, दोनों अपनी जगह पर सही हैं। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि सत्य की परिभाषा दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है। दो तरीके के सत्य हैं। एक सत्य वो जो आपको विरासत में मिला, जैसे अजवाइन डालने से गैस नहीं बनती, विरासत का सत्य है। कोई साइंटिफिक प्रूफ तो तुम्हारी मम्मी लिख के गई नहीं है कि बेटे ये वाला जो प्रूफ है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसी से गैस नहीं बनती है। चावल बनाने का तरीका आपकी मम्मी ने आपको सिखाया है। जब तक समझ में आ रहा है 4 उंगली यहां तक डाल करके देख लेना भैया ठीक ठाक चल रहा हो तो मामला, नहीं तो वही मैं करके देखता हूं गीला हो जाता है चावल। और एक है यूनिवर्सल सत्य कि भाई मरना कंफर्म है। अब यह ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी बता गई नहीं नहीं मरते तो बेटा बिल्कुल है ही नहीं, ये तो छुपम छुपाई खेल रहे हैं अंकल। अंकल टै बोल गए। हाँ वही, नरे मरे या मनुष्य मरे कुछ करके एक लाइन है ना टैग। तो सत्य की परिभाषाएं क्या है? बहुत ज्यादा। तो आपको कई जगहों पे क्या करना पड़ता है? सत्य को थोपना भी पड़ता है, अगर तुम्हें पता है कि सत्य क्या है। अगर वहां पे कछुआ किसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? मेंढक के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो जबरदस्ती भी क्या है? सही है, क्योंकि कछुए को सही में बोध है कि सत्य क्या है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम क्या ना करें, आपको पूरी तरीके से खुला छोड़ दें, आप अपने हिसाब से ढूंढ लो। अगर अपने हिसाब से ढूंढना है तो फिर मार्गदर्शन की जरूरत ही क्या है? फिर हम क्यों जा रहे हैं गुरुओं के पास, जब अपने आप ही सब कुछ ढूंढना है? हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? हम दूसरे के एक्सपीरियंस से चीजें सीखते हैं। उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला, इट्स अ मॉरल वेपन, डज नॉट एंटरटेन क्या फीलिंग टुवर्ड द एडवर्स, इट इज नॉन वायलेंट डिवाइस, कॉल अप इट्स अ यूजर फॉर लव हिज एनिमी, इट नॉट वीकन द ओपोनेंट बट स्ट्रेंथन हिम मॉरलिटी। मतलब मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो है गांधी जी की वो कई हद तक बहुत सही है कि भैया देखो सत्य के रास्ते पर रहोगे तो एक दिन तो जीत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो भाई उन्होंने पढ़ा है ना बहुत कुछ, पर वास्तविकता देखो, मैं तुमको एक बात बताता हूं, पर ये बात अभी आधी अधूरी है। एक आदमी जिसकी बुद्धि फिरी हुई है, जिसने AK-47 ले रखी है नया, ठीक है, पूरी लोडेड मैगजीन, ठीक है, बात समझना, वो वेज मोमोज खा रहा है, वेज खा रहा है, कहानी बताऊंगा ना अभी आगे की। पर तुमको पता चला कि वेज तो नहीं है, ये तो इसमें तो भैया क्या है, चिकन पड़ा हुआ है। तुमने उसे बताया कि भाई चिकन है इसमें, फालतू की बकवास। वो कह रहा कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल कैसा टेस्ट आ रहा है, सोयाबीन वाला। अब तुम्हारी इससे क्या हो गई बहस, तुम सत्य पे हो क्योंकि तुमने तो बनते हुए देखा है, वो मान नहीं रहा है। अब उसे मजबूती दिखाओ AK-47 वाले को, और उसका दिमाग भी फिरा हुआ है, वो पहले 15-20 लोगों को ऐसे मार चुका है। देखो उंगली मार की कहानी जो है ना, वो मुझे लगता है उस दिन उंगली मार जो था मूड में नहीं था। ऐसा नहीं है गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया होगा, फिर मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है गौतम बुद्ध ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया होगा, उससे पहले भी तो कई लोगों ने बोला होगा भाई तू गलत कर रहा है। उस दिन उसने सुन ली तो उनकी उंगली नहीं काटी। अगर उस दिन भी नहीं सुनता तो शायद गौतम बुद्ध आगे सर्वाइव भी नहीं कर पाते। भाई आपने कहानी का एक ही पहलू तो पढ़ा है ना कि उन्होंने मनाया और वो मान गए। ये सुनो, उस दिन शायद मूड ठीक नहीं था, बीबी से लड़ के आया होगा, उन्होंने बोलना शुरू किया होगा, बोला यही अच्छा बोल रहा है बीबी से, तो बढ़िया बात बोल रहा है, सुन लेते हैं भाई। नहीं, अगर इतना ही लोग मॉरल वैल्यूज पे चल रहे होते और सत्य की बातें लोग मान रहे होते, तो गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं कब से 1908 में पहली बार इनको जेल में डाला गया था, यहां से इनका संघर्ष है। और ये भाई साहब 1948 तक आजाद नहीं करवा पाए हैं। इस आजाद में बहुत बड़ा रोल रेवोल्यूशनरीज का है, जो क्रेडिट सिर्फ महात्मा गांधी जी को चला गया, क्योंकि जिंदा रह गए ना आखिरी तक। बहुत बड़ा क्रेडिट है। आप जैसे ब्रिटिशर्स, आप भगत सिंह को क्या बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं, उनके नजर में टेररिस्ट हैं। बट आप सोचो ना, एक 23 साल का लड़का, शायद 23 साल भी पूरी उम्र नहीं हुई थी,
वो ये सोच पा रहा है कि अगर मुझे, और वो भी देखो, आपको लोगों को ये नहीं पता, बहुत हद तक लोगों को, कि भगत सिंह खुद बहुत बड़े क्या थे, बहुत, उस 23 साल की उम्र में भी उनकी फिलॉसफी बहुत बड़ी थी। वो कह रहे हैं कि माई इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनी वन, आई एम नॉट अगेंस्ट द पीपल, आई एम अगेंस्ट द थॉट विच डिस्क्रिमिनाइज द पीपल एंड शोइंग समवन सुपीरियर एंड समवन इंफीरियर। वो सोच के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई कन्विंस कर ही नहीं सकते ना, एक बंदा बम लेके खड़ा है। मैं कोई तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ रहा, तुम कह रहे हो नहीं नहीं ऐसे मत छेड़ो ना प्लीज, ना मान जाओ ना भाई जी, सत्य के रास्ते पे चलो, वो छेड़े जा रहा है। अब उसके कान के नीचे कनपट्टी पे 2 लगेगा, तब जाके उसकी समझ में आएगा नहीं करना है काम। लातों के देवता बातों से नहीं मानते, उनको भूतों को पहले भूत बनाना पड़ता है, वरना कर लो, आप कर तो रहे थे। तो कई जगहों पर मोरालिटी नहीं काम आती है यार। और मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने इसीलिए बोला था ना मैं शिवाजी छत्रपति महाराज जी के बारे में, कि पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री में मैं एक पॉइंट पे कह रहा हूं, राजपूतों से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है? छत्रपति शिवाजी महाराज की और मराठाओं की। कारण क्या है? राजपूत बलशाली थे, गौरवशाली लोग, वो कह रहे हैं तलवार फेंक दी उठा ले। छत्रपति जी का कहना नहीं है तेरी तलवार नहीं मैं तो घोपूंगा। हम शांति की बात करते हैं, आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम दुनिया में शांति का ढोल पीट रहे हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ला करके। क्यों? क्यों है हमारे पास, हम बकवास करेंगे इसके ऊपर खड़े हो गए। अब चंद्रयान पे कोई दूसरा जाएगा तो हम कह भी सकते हैं बकवास है, कुछ नहीं है, यहीं से तो दिखता है, क्योंकि हम तो हुआ है ना। जब आपने कुछ करा ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, आपने कुछ करा ही नहीं है तो अब किस बिहाफ पे बात बोल दोगे? गांधी जी कहीं पर भी खड़े हो रहे हैं और जो ये बात बोल रहे हैं ना मोरालिटी, ये जब है जब आपके सामने बंदा भी क्या है, वेपन लेके नहीं खड़ा है और बात करने के लिए है प्लेटफॉर्म पे। एक आदमी आप में चांटे मारे जा रहा है, आप कह रहे हो भाई साहब नहीं 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 भाई साहब बात तो सुनो, वो मारे जा रहा है। नहीं, दूसरा के लिए तो वो पहले खुद ही ले लेगा, तुम्हें देने की जरूरत क्या है? मारने वाला एक पे मारते मारते थकेगा, दूसरे पे मारेगा। क्योंकि वो गाल इसलिए नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि आपके गाल में दर्द हो रहा है, वो इसलिए चेंज कर रहा है कि उसके एक हाथ में दर्द होने लगा, दूसरे हाथ से मारेगा। तो कई जगहों पर चीजें मतलब गांधी जी के पार्ट पर ऐसी ही रही हैं। राजपूतों में देखो, राजपूतों में कहानी ये थी, तो सब भुलवाएगा। हाँ, मैं कह रहा था राजपूतों में कहानी ये थी, देखो आदमी जब बहुत सूरवीर होता है ना तो वो कई बार ना कायरता बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। जैसे मान लो मेरी कहीं पे चौक पे लड़ाई हो गई, मुझे पता है कि मोहल्ला उनका है, पर मेरे शरीर में बहुत जान है, मैं मतलब 10-12 हाथियों का जान रखता हूँ, मुझे लगता है मैं 4-5 लोगों को तो पीट ही दूंगा। तो मैंने एक बंदे को चाटा मारा, वो बोला तू रुक, तेरे को अभी बुला के लेके आता हूं मैं। ईमानदारी और बुद्धि क्या कहती है बता? तो क्या करना चाहिए तेरे को? बुद्धिमंता क्या है इसमें? या तो बुला लाओ या फिर भाग जाओ, सिंपल सा तरीका है। ये छत्रपति जी का तरीका है। राजपूत कह रहे हैं ले खड़े हैं, कल ले क्या करेगा? फिर वो उधर से आए, कूट के चले गए। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ यही हुआ। गौरी पहली बार में मर रहा था, 17 बार बुलाया, मौसी के लड़का था हमारे, मारो खत्म करो। पद्मावत देख रहे थे, खिलजी हार गया, कह रहे उठा, हम निहत्थे बार नहीं करते। अरे वो जब आया उसने मार दिया। बुद्धिमानता तो यही कहती है ना कि फिर कृष्ण, वहीं पे मैं बोलता हूं ना, कृष्ण इसीलिए क्या हो गए, बड़े हो गए। इसलिए मैं कहता हूं युद्ध नीति कृष्ण की होनी चाहिए। कृष्ण ने, दाऊ ने बोला जांग पर तो नहीं तोड़ सकते, बोला ऐसा सुनो दाऊ, तुम गुस्सा रहना मुंह बनता हो बन जाएगा, ये हम बाद में निपटा लेंगे, घर का मैटर है, पहले दुर्योधन की जांग तोड़। बोला गदा युद्ध में नहीं टूटती, बोला अब तो तोड़ेंगे।
बता क्या करेंगे, तोड़ दी। नहीं, अगर नियम निभाते पूरी तरीके से तो कभी वो हारता ही नहीं। ये बात अब राम जी से भी सीख सकते हो, सत्य के साथ थे बिल्कुल राम जी, पर बाली को मारते वक्त कहां गए सत्य? भाई वहां पर भी तो छत्रपति मराठा की ही नीति चली ना, कि मारना तो है, इसने गलत तो करा है, सत्य हमारे साथ है, तो भैया जो गलत करा है अब उसको मारने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच करोगे तो मार नहीं पाओगे। यहीं पर मुगलों ने ये करा, अंग्रेजों ने ये करा, तो ये हमारे ऊपर राज करके गए, हमें ये सब चीजें नहीं सिखाई गई तो हम गुलाम बने रह गए, एक लंबा समय गुलाम बने रह गए। आप किसी को कब तक माफ करोगे, ये बात इस बात पर निर्भर करती है ना कि उसकी गलतियां कैसी हैं। गांधी जी ने भैया जो टेक्निक्स थी उनकी सत्याग्रह करने की, उसमें था भैया उन्होंने क्या करा था, आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबर्समेंट मूवमेंट, आपका क्या कहते हैं, क्या करा था, हिजरात, उपवास, स्ट्राइक्स, ये इनके तरीके थे, बोले भूखे मर जाएंगे। और मैंने आपको बताया गांधी जी कूल बॉय थे, ठीक है, गांधी जी की बॉडी तो आप लोगों को पता ही है, सब डर जाते थे, है ना, हाँ सब डर जाते थे कि जैसे ही गांधी जी क्या कहते थे, बोलते थे मैं भूखा रहने जा रहा हूं। अब एक आदमी भूखा मेरे जैसा रहे तो आदमी को पता है कि 15 दिन तो चली जाएगा, मरेगा नहीं। गांधी जी 3 दिन में ही क्या होने लगते थे, उनको चक्कर आने लगते थे। अब क्योंकि आपके पीछे मास पॉपुलेशन है, क्योंकि आपकी बात देखो, मैं एक सच बात बताऊं तुमको, वैसे एक रियलिटी बताऊं, कभी तुम एक चीज नोटिस करना, जो बहुत अच्छे यूट्यूब पे चैनल है ना, बुद्धिमत्ता वाली जो चीजें सिखाते हैं, उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा क्या होंगे, कम होंगे। जो बहुत अच्छी पिक्चर होगी, मतलब जिसमें बहुत दिमाग लग रहा होगा, ठीक है, अब हाँ कैसी उसकी क्या नाम है, नॉलिन, है ना, अब हालांकि सब लोग देखने गए हैं ओपनहाइमर, समझ में आदोगी नहीं आई है, वो तो कूल बनने के लिए गए हैं, फिर नोट्स बनाए होंगे, फिर दोबारा फिर उस नोट्स को पढ़ा होगा, फिर एक बार फिर जाकर रिवीजन करी होगी, फिर कहा अच्छा पता चल रही है क्या कहना चाह रहा है भाई। अभी जो ओपनहाइमर है ना, जिन्होंने एटम बम की खोज करी थी, उसको देखने जो लोग गए, या फिर उससे पहले इंटरस्टेलर बनाई थी, है ना, अब वो लोग देखने तो जा रहे हैं कूल बन के, अरे यार बड़ा अच्छा सीन था, उनसे एक पन्ना लिखवा दो, ढंग से बैठ के लिखवा दे क्या था स्टोरी, सही है। अभी एक उसकी और भी आई थी ना अमेज़न पे, पता नहीं कौन सी थी, मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, उसमें भी टाइम फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। अब वो वाली अब पिक्चर देख के आ रहे हो, समझ में आपके नहीं आ रहा है, पर अब कूल बनने के लिए। अब गांधी जी की बातें इतनी कॉमन थी ना, इतनी प्यारी बातें थी, इतनी सिंपल बातें थी, बोले क्या करना है, बोले चरखा चलाएंगे आ जाओ, बोले ये तो इजी है, ये तो कर लेंगे आ जाओ, चलो भीड़ चलती है। बोले क्या करना है, बोले कपड़े जलाएंगे आ जाओ, बोले हाँ ये तो इजी है, ये सारे काम तो क्या है हमारे इजी हैं, कर लेंगे। अब किसी से अगर ये बोल दिया होता आओ बम फोड़ते हैं, फिर नहीं आ रहे लोग, सबका नेशनलिज्म खत्म हो गया। पॉइंट समझ पा रहे हो आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बातें बहुत हल्की थी और शायद बेहतर भी थी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी अच्छी बात कही गांधी जी के ऊपर। मैं बार बार रविन्द्रनाथ टैगोर इसीलिए आपको कोट कर रहा हूं क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के ये आगे टॉपिक है, इसलिए बार बार, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बोला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि इससे पहले जितने लोगों ने नेशनलिज्म ट्राई करा, यानी जितने लोगों ने भैया देश को जोड़ने का काम किया, उसमें एलीट क्लास के लोग भाग ले रहे थे, इसीलिए लोग एक साथ इकट्ठा। और यहां पे पहली बार किसान, गरीब तबका आपके साथ जुड़ रहा है। क्यों? उन्होंने रीजन दिया, बोला क्योंकि वो गांधी जी से क्या कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। गरीबी अट्रैक्ट गरीबी। इधर गांधी जी गरीब नहीं थे, बट द वे ही लुक सो गरीब, इवन मोर देन गरीब द गरीब। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो बंदा होना चाहिए, जो चलाने वाला होना चाहिए ना। अब देखो इनका जो ट्रस्टीशिप है और जो प्लूटो का क्या है, आइडल स्टेट है, वो लगभग बराबर है। इनका फिलोसोफर किंग तो नहीं है, इनका कहना जो भी पॉलिटिकल पावर बन रही है वो अपनी इसको बाप की गद्दी समझ के मत बैठे, वो ये समझ के बैठे कि यू आर जस्ट अ
केयर टेकर। मुझे एक बड़ी अच्छी बात है, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी जगह पे कोट करा था। उन्होंने बोला कि भाई सब लोग अपनी तौलिया जो है वो रखते हैं किसका, सफेद कलर का, आपका सैफरॉन क्यों है? तो उन्होंने बोला सैफरॉन जो कलर होता है वो सेक्रीफाइस का कलर होता है। और मैं इस गद्दी पर जब बैठता हूं तो मुझे ये कलर इस बात को याद दिलाता है कि गद्दी मेरी नहीं है, आई एम जस्ट अ केयर टेकर। ये योगी आदित्यनाथ की बात जो है ना, वो बात गांधी जी की है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं गांधी जी को पढ़ के आए थे तो बोल दिया, उन्हें पता नहीं होगा कि उन्होंने ये बात बोली है, बट ये बात गांधी जी की है। गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि आपका खुद कुछ नहीं है जब आप राज्य के हो जाते हो। यही बात चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य का भी क्या कहना है, एक उनका है ना कि जब एक शायद ग्रीक या फिर मे बी यूरोप से कोई आया था उनसे मिलने के लिए, ग्रीक से आया था कोई, ठीक है, तो उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और फिर दूसरी मोमबत्ती जला के बात करने लगे। बोले ये वाला दिया नहीं, बोले ये वाला दिया क्यों बुझाया, बोले ये वाला दिया इसलिए बुझाया क्योंकि ये स्टेट के पैसों से चल रहा था, तब तक मैं स्टेट का काम कर रहा था, आप मुझसे पर्सनल आए हो, मैंने अपना पर्सनल दिया जलाया है। ये इस चीज को दिखा रहा है कि आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। आज हमारे यहाँ पे देखो, अभी मतलब जब बंगला खाली करने का आदेश आया था अखिलेश यादव जी के पास से, तो ये अखिलेश यादव जी ने बंगला ऐसा कर दिया बिल्कुल तहस नहस, टाइलें तक उखड़वा दी हैं। पांच करोड़ की गाड़ी पहले थी, फिर 1 करोड़ की अपने लिए अलग से मंगाते, ऐसा चल रहा है कि लोग पावर को क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। इस बात पर मैं गांधी जी के बहुत हद तक अग्री हूं कि बंदा जो होना चाहिए, जो देश संभालने वाला, अगर आप ये कहते हो कि आप क्या कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, आप सोशल सर्वेंट हो, तो आपकी हरकतों में भी वो दिखना चाहिए। जैसे मतलब ये बात फिर से बोलते वक्त एक कॉन्ट्राडिक्शन है, फिर भी मैं बोलूंगा तो जरूर क्योंकि मैं क्लास समझाऊंगा। आपको पता है भारत के सबसे करप्ट राष्ट्रपति कौन रहा है? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। एक अलग लेवल का करप्शन है, राष्ट्रपति होकर के खूब करप्शन करा है, बहुत सारे टेंडर दिलवाए अपने रिलेटिव्स को, बहुत स्कैम्स करे हैं, बहुत काम किया उन्होंने, मतलब उन्होंने राष्ट्रपति होकर काम किया है। एक राष्ट्रपति दूसरे भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम, 2 ब्रीफ केस लेके आए थे, 2 ही ब्रीफ केस लेकर के चले गए। जो काम एपीजे अब्दुल कर रहे हैं वही क्या है, आपका ट्रस्टीशिप है। बात समझ में आ रही है? यहां पे कैपिटलिज्म को और कम्युनिज्म को साथ में लेके चल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सोशलिज्म जो है वो भी होना चाहिए। देखो कम्युनिज्म सोशलिज्म में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इंपीरियलिज्म जो है वो हाईएस्ट है क्या, कैपिटलिज्म। भाई जब आप क्या करने लगते हो, आप दूसरे देशों पे अधिक्रमण करने लगते हो, उनको अपनी तरफ खींचने लगते हो, तो आपका पर्पस तो क्या है, अपने बिजनेसेस को बढ़ाना ही है ना। बात सही है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, एक और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, एक व्यक्ति की सारी कमाई समाज की होनी चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए उसे अपनी कमाई का उपयोग क्या करना है, समाज या सम्मानजनक के लिए क्या आजीविका की अनुमति और बाकी समुदायों के लिए करना है। देखो सिंपल सी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स वाली लाइन है कि जो पैसा आपने कमाया है अगर जरूरत पड़ती है देश के लिए तो आप उसे देने से पीछे मत हटो, अगर आपको लगता है। यानी यहां पे जो गांधी जी है ना, वो आपके मॉरल वैल्यूज को बहुत हाई कर रहे हैं। मैं तुम्हें ना गांधी जी और टैगोर में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस बताता हूं। देखो टैगोर जो थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बातें करते थे, सोशल वेलफेयर की, कि किस तरीके से आपको मॉरल वैल्यूज हाई करनी है। चाहे आप किसी के अंडर में काम करो, आप किसी के गुलाम रहो, पर आपकी मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं हमें फ्रीडम चाहिए प्लस हमें मॉरल वैल्यूज चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मॉरल वैल्यू के बिना मिली हुई फ्रीडम वर्थलेस है। यही सेम बात कौन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह रहे हैं कि अगर वो इविलनेस, वो जो रूट कॉज हमारे अंदर था, वो अगर बना रहा और उसके बाद हमको क्या मिल गई, आजादी मिल गई, तो उस आजादी का कोई रोल ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। यही बात भगत सिंह भी कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों को देख रहे हो, मैं सोच को देख रहा हूं। अगर आपके अंदर ये सोच अंग्रेजों वाली ही रह गई और आजादी मिल भी गई तो भी कोई फायदा
नहीं है। अग्री करते हो कि नहीं करते? बात तो फिर आज भी तुम देखो ना, लाठी चार्ज हो रहा है किसानों पे, बड़े तबके पे लाठी चार्ज हुआ। इसको देख के कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई अपनी बात मांगने के लिए आया, आपने उस पर लाठी चला दी? मानते हो नहीं मानते आप इस बात को? हाँ, कुछ हद तक आपने काम तो वही करा ना कि आज से पहले 1919 में भी आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी, ठीक है? 2004 में भी सरकार के खिलाफ बोलोगे तो सजा हो जाएगी, 2020 में भी बोल रहे तो सरकार के खिलाफ सजा हो रही है, ठीक है? ईडी नॉकिंग योर गेट, ठीक है? तो ये क्या दिख रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी जी कह रहे हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, आपको सोशली ओपन होना चाहिए, क्रिटिसिज्म ओपन होना चाहिए, और एक पॉलिटिशियन को उसकी मॉरल वैल्यूज पे पहले काम करना चाहिए, उसकी पॉलिटिकल स्किल्स पे बाद में। यहां पे पता है एक बड़ी सही बात बताऊं क्या है? सही बात यह है कि सही काम, क्या चुनो, तोड़ दिया, खत्म कर दो, गया क्या? सही काम, अगर आप सही काम नहीं चुनोगे, जैसे मैं अब कंपनीज का भी नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? जैसे बहुत सारी तंबाकू की कंपनियां हैं, अब वो क्या करती हैं, पहले तंबाकू बेचती हैं और उसके बाद हॉस्पिटल खोलती हैं। क्या लॉजिक है? हाँ, मैं बस यही कह रहा हूं ना, देखो, नहीं, लोगों की तो वैल्यू है ही खराब। मैं तो कह रहा हूं, बच्चा, तुम कह रहे हो कि बच्चे को समझा दिया बेटे जहर है पीना मत, अबे उससे रिच, वहां पे लिखा होता है ना दवाई को, कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस। मैं बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं आपको, एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट पड़ता है लोगों पे। ये बात मुझे लगता था पहले कि कितना ही इंपैक्ट पड़ता होगा, पर मैं एक पान की दुकान के साइड में खड़ा था, ठीक है, किसी का वेट कर रहा था, सडनली वहां पर एक भाई साहब आते हैं, बोलते भैया वो केसरी दे दो, ठीक है, अक्षय कुमार वाला है? मैंने बोला आप, बोले वो तो, मैंने बोला ये गलत है, बोला अक्षय कुमार भी खाता है। हाँ, अरे वो तो सारे ही कर रहे हैं, शादी नशा फूक रहे हैं। कौन? अजय देवगन। चलो, मामला बहुत सेंसिटिव हो रहा है, मेरी आखिरी क्लास भी हो सकती है बच्चों। अगर मैं कल ना वापस आ पाऊं तो कोई बात नहीं, बस प्यार और सम्मान बनाए रखना। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ो, मुझे पता है प्रॉब्लम ये नहीं है। देखो, अगर 10-20 लोग देखेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार ना कुछ चीज़ें फट जाती हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ शेयर हो जाती है, फिर उसके बाद मेरे पास आए नोटिस कि आपने ये बोल दिया वो बोल दिया। हालांकि मैंने किसी को कुछ गलत बोला नहीं है, बट स्टिल फिर भी। हाँ, मैं तो हर बात पे, मैं तो खुद का कुछ है ही नहीं मेरा, मैं कैसे बोल दूँ कुछ भी यार? मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ क्या हूँ? शब्द हूँ। मैं तो सिर्फ क्या हूँ? माइक हूँ, माइक। शब्द किसके हैं? अगर केस करना है तो किस पे करो? रविन्द्रनाथ टैगोर पे करो। अब मैं कोटेशन दिखा दूंगा जहां पर उन्होंने बोला कि ये बात बहुत घटिया है गांधी जी के लिए, इग्नू की किताब में लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन दिखा दूंगा। हाँ, तुम्हें लग रहा है मैं डर गया हूं ना? यार मुझे ना लगता है कि ना, मतलब सेंसिबल लोगों के लिए तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो समझ जाते हैं, बट जो बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं ना, जिनका सेंस कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा होता है, वो लोग कई बार बुरा मान जाते हैं। जैसे मैं ना, मेरी एक वीडियो थी तो उसमें मैं किसी बच्चे को ये बोल रहा था, दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि वो वीडियो रिकॉर्ड हुई, तो मैंने ये बोल दिया था कि क्या नाम है भाई, अगर तुम दोनों को इतनी ही बात करने का शौक है तो हम लाइट बंद कर देते हैं, पहले तुम कर लो अपना जो करना है तुम लोगों को। अब उस पर एक नीचे कहता है कि सर क्या ट्रांसजेंडर इंसान नहीं होते? मैंने तो ये बात ही नहीं बोली, मेरा तो मुद्दा ही
मैं तो मुद्दा ही नहीं है, मैं तो अपने बच्चों को कोई बात समझा रहा हूँ। और भाई लिटरली वो कमेंट था उसके नीचे, क्या करूं मैं? तो नहीं, लाइट बंद करने के पीछे बोलने का पर्पस तो वही था। नहीं तो वो ये बोल रहा है ना कि सर जो मतलब ये स्टेटमेंट है ना, आप क्या उनको इंसान, मैं तो भाई इंसान मानो तो लाइट बंद करवाना क्लासरूम में। ध्यान दो, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को पढ़ने से पहले हम 4 ना वर्ड्स पढ़ लेते हैं। यार एक बात बताओ, मैं ही कैप्चर हो रहा हूं कि बोर्ड भी कैप्चर हो रहा है? अगर ये कैप्चर नहीं हो रहा तो मैं अकेला ही क्या बोले जा रहा हूं इधर पूरा ब्लैंक में। पता नहीं, वो तो ही जाने। मैं तो कह रहा हूं एडिटिंग में आवाज ही गायब कर दो बीच बीच में से। कितना वाइडर होगा? ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं, तो आ कहां से रहा है? लेंस तो वाइडर ही है, खैर वो तो कोई बड़ी बात नहीं। यार ये क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है? अभी रिकॉर्डिंग कहाँ जा रही है? यूट्यूब पे? ये लाइव हो रहा है? नहीं ना? हाँ, लाइव कैसे स्ट्रीम होगा? कोड कहीं वायर तो लगे ही नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, इतना नहीं डरता मैं गांव से भाग जाऊंगा। अरे ऐसा कुछ, इतना पहले वायरल तो हो चीजें, बाद बाकी फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए जाएंगे। पहले नहीं, थ्योरी नहीं है, कुछ वर्ड्स क्लियर कर रहा हूं। देखो लिबरलिज्म क्या होता है, फिर से डिस्प्यूटेड वर्ड्स है सारे के सारे। अब मेरे विचार थोड़े से उग्र हो जाते हैं इन चीजों को लेकर के। उदारवादिता या फिर लिबरलिज्म होता क्या है? देखो, हर व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, यही बात लिबरलिज्म है। पर उसको बोलते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि वो किसी की भावनाओं को, ठीक है ना, वो किसी के सेंटिमेंट्स को क्या ना करे, टच मत करे। प्रॉब्लम तो ये है कि किसके सेंटिमेंट कहां टच हो रहे हैं तो पता चले। किसी भी मुद्दे पर टच हो जाते हैं ना वो सेंटिमेंट। अब लिबरलिज्म दोनों तरीके का है। कैसा? आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, इसमें तो कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है। और लिबरलिज्म के ऊपर ये बात कहते हुए बहुत क्लियर बात कही गई कि मैं प्रॉपर्टी रखता हूं, मैं प्रॉपर्टी रख रहा हूं, मैं रख सकता हूं। हाँ, मेरे को क्या मिला हुआ है? फ्रीडम मिला हुआ है, रीजन, मैं बोल सकता हूं, मैं रीजनेबली किसी को क्रिटिक कर सकता हूं, मेरे को अपनी बात कहने के लिए कह सकता हूं। पर कब तक? जब तक वो बात के दायरे में रहे। बात समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से गुस्सा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि दिस जजमेंट इज नॉट लुकिंग गुड, ये होना चाहिए। कि कहां मैं ये बोलने लगूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब उनकी वाइफ है वही अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसे फालतू की जजमेंट दे रहे हैं। ये बहुत ही बेहूदी बात हो गई। बात समझ में आ रही है? अब कोई यही काट के ना लेगा। देखो बेसिकली क्या है यहां पर, वैसे मेरी 5 दिन से ये वाली आंख फड़क रही है। मानता नहीं पर डर तो लगता है। ध्यान दो बच्चों। सो मैन, देखो बेसिकली सिंपल सी बात है, मैन क्या है? मैं एक बात बताता हूं तुमको, सुनो। तर्क संग प्रणाली, प्राणी का मतलब समझो। आप एक इंसान को, एक इंसान के बच्चे को जंगल में भी छोड़ दोगे ना, वो उसका भी नाश पीट के आ जाएगा अगर वो जिंदा बच गया तो। क्योंकि इंसान के अंदर क्या है? तर्क करने की क्षमता है, वो करेगा ही करेगा। उल्टी सीधी बात है। आप छोटे बच्चे को देख लो, आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा हो तो उसको एक कार ला के दो जो रिमोट से चलती है ना, और वो क्या कर देता है? उसको तोड़ता नहीं है, पहले वो झांकेगा खिड़की के अंदर से कि इसके अंदर है क्या, फिर लगेगा उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको खोल खोल के देखेगा। सिखाया नहीं है उसकी मम्मी ने। आपके तो बच्चा कर भी रहा है, रियल, ठीक है, सिखाया नहीं है, पर क्योंकि उसकी तर्क विद्या है, वो अपने आप ही तार्किक है। पर कमाल की बात देखो,
स्पिरिचुअलिटी और रीजनेबिलिटी एक टाइम पे जाके एंड हो जाती है। जब आप बहुत क्वेश्चन पूछते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे क्या हैं, डाउट्स हैं। और डाउटफुल माइंड का मतलब ये है कि आप अभी अपने अंदर से क्या नहीं हो पाए हो, क्लियरिटी लेके नहीं आ पाए हो। आप क्वेश्चन पूछते हो, इंसान रेजनल है तो वो पूछता है। हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन पढ़ रहे थे तब भी हम यही बात कर रहे थे कि भाई तर्क तो करेगा ही करेगा। उसके बाद क्या बोलता है यहां पर, देखो किन किन चीजों पर, इंडिविजुअल। देखो लिबरलिज्म इंडिविजुअल है या नहीं है भाई, व्यक्तिगत तो है, बहुत क्लियर व्यक्तिगत है, ठीक है ना। राजस्थान हरियाणा के बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस बात को, खास करके लड़कियां नहीं समझ पाएंगी कि इंडिविजुअल लिबरलिज्म क्या होता है। मिलता नहीं है ना, अच्छा होता है क्या, मैं अच्छा होता है, अच्छा मानते हो ना, चलो ठीक है। उसका आता है क्या आपका, फ्रीडम, ध्यान दो, फ्रीडम। फ्रीडम भाई देखो, फ्रीडम तो मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। आप ऐसे खुली फ्रीडम नहीं दे सकते हो कि मेरे बाथरूम में कोई आके खड़ा हो गया है, क्या कर रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो, क्या मतलब, बोला हमें तो सर ने लिबरलिज्म पढ़ाया है, हम तो आगे खड़े होंगे, फ्रीडम चाहिए। मतलब पागल पागल है। रीजंस, हम रीजंस ढूंढते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज के पीछे में रीजन चाहिए होता है, ठीक है। बहुत क्यूरियोसिटी के साथ हम चीजों को जानना चाहते हैं। जस्टिस, लिबरलिज्म में जस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप ऐसा तो नहीं है कि अपने लिबरलिज्म के लिए, अपने उदारवाद के लिए दूसरों के साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। देखो टैगोर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास ये सारी चीजें थी, पर कमाल की बात क्या है ना, उनका पतन क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने दी नहीं समझ में आ रही है। मतलब आपको चाहिए तो सब कुछ, बट जब देने की बारी आई सबको, आपको कि भाई आपको उनको लिबरलिज्म भी देना चाहिए, आपको उनको राइट्स भी देने चाहिए, वो उन्होंने दिया नहीं। शायद वो आज भी हम ब्रिटिश के क्या होते, गुलाम होते, अगर हमें वो सारी चीजें क्या करके देते, ये जैसे उन्होंने ब्रिटेन में दे रखे थे, हम सब खुश रहते। बात सही है ना भाई। 200 क्यों, 1200, आप मोटा माटी पकड़ो कब से, 1226 से लेकर के, 1206 से लेकर के और आपका 1857 तक, 1857 तक, 1200 से लेके 1857 कितने हो गए, 100 साल इधर, सॉरी 600 साल इस तरफ और 60 साल इधर, लगभग 80, 680 साल तक हम मुस्लिम्स के गुलाम रहे। पर हम क्यों रह गए, क्योंकि चीजें इजी चल रही थी, बहुत प्रेशर नहीं था। जिसके टाइम पे प्रेशर पड़ा वहां पे विरोध भी हुआ, जैसे औरंगजेब के टाइम पे बहुत प्रेशर पड़ा, विरोध हुआ। खिलजी के टाइम पे बहुत प्रेशर पड़ा तो विरोध हुआ। जहां हाँ, मतलब वो उतना नहीं आ रहा था ना, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, आपको लगभग अमाउंट ऑफ क्या मिल रहा था, टॉर्चर उतना ही मिलता था, तो आपको फील नहीं होता था कि ज्यादा टॉर्चर हो रहा है। अंग्रेजों ने आपके साथ बहुत गलत करा, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी, बहुत सही बात है। देखो भाई आज आप, मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। देखो टॉलरेंस जो है वो होना चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूं, सहनशीलता होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे क्या हुआ है, धीरे धीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे खत्म हुई है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर जब मैं ऑटो, मतलब अपना ऑटो चलाता था, वो घटना उस समय की है, तो उस समय भाई अगर बगल वाले ऑटो के साइड से भी गुजर जाए तो गाली बक देता था, हॉकी निकाल के मारने लगता था। अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है, अब तो बिल्कुल शांति आ गई है देश में, ठीक है। पर नेहरू के टाइम में बहुत दंगे होते थे। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, देखो अब नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी ने आकर के सेकुलर वर्ड जोड़ दिया कि बोला कि भाई सारे धर्म क्या हैं, एक समान है, सभी धर्मों को रहने की है, ठीक है। पर नेहरू के टाइम पर ही लोग कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान जाओ, तुम पाकिस्तान जाओ। आज तो नहीं हो रही खैर सब बातें, ठीक है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी की इज्जत करते हैं। हम
हम इस देश में क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि देश में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आई है पिछले 10 सालों में। ठीक है, कहीं आने जाने में डर भी नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पीसफुल माहौल है। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म ऑन द टॉप पर है। समझ में आ रही बात यहां पर? आगे देखो, क्या चीज? एक आवश्यक बुराई है, कहां लिखा है? हाँ सॉरी, देखो एक बात आप मानो, समझो ध्यान से, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझ। अरे देखो एक बात आप लोग मानो, आप अग्री करो या मत करो, स्टेट एक पॉइंट तक, क्या एक पॉइंट तक अगर इंटरफेयर करता है तो लिबरलिज्म पॉजिटिव है। कहीं तक तो हाथ पकड़ना जरूरी है ना। ठीक है, और जहां पे आपने पूरी तरीके से क्या कर दिया, फ्री कर दिया फ्रॉम द इंटरफेरेंस, कि भाई पूरी तरह हस्तक्षेप होगा ही नहीं, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा 1921 वाला कांड, ग्रेट डिस्पर्जन आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था इकोनॉमी के अंदर 1921 में। कारण क्या है? आप एक बात बताओ, अगर सारे के सारे स्कूल प्राइवेट कर दिए जाएं तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? वो बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, पर मैं एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, मुझे हाफ मतलब मान लो 4 ही महीने में मुझे लगने लगा कि मैं लॉस में जा रहा हूं, मैं 4 महीने बाद स्कूल बंद कर दूंगा, बच्चों के करियर से मेरे को क्या लेना देना है? पर जब आपके ऊपर रेगुलेशन रहेगा तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। उदारवाद होना बहुत अच्छी बात है, उदारवाद ही तो बात करता है किस चीज की, कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो, पर मिनिमम तो हो। बात समझ में आ रही है? अगर बिल्कुल ही खत्म कर दोगे तो फिर कहां से कहानी बचेगी, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो जो मन करेगा वो करेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी G20 पे सेंट्रल दिल्ली को बंद कर रखा है। ठीक है, अभी सरकार अब ये बताओ, ये जो सरकार ने करा है क्या ये लिबरलिज्म है? नहीं है। कॉन्सेप्चुअली तो गलत कर रही है सरकार कि भाई देश बंद कर रखा है या एक पूरा स्टेट बंद कर रखा है, पर करना पड़ता है। क्यों? इतनी बड़ी पॉपुलेशन रोड पे घूमेगी, किस किस को पुलिस कंट्रोल करेगी भाई? कैसे करेगी कंट्रोल? क्या शिफ्ट कर सकते थे? कहां शिफ्ट कर दो? मतलब दिल्ली को छोड़ के? यार आप एक बात बताओ, मतलब समझो, आपके घर पे रोका हो रहा है ना, कहां करोगे? पड़ोसी घर में कर लें? स्पेस है ना भाई, लोग ही तो ज्यादा हैं तो रोक देंगे लोग को तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। और वो भी हमने डे इस तरीके से डिसाइड करा है ना कि सैटरडे और संडे दोनों दिन तो ऑफ रहता है नॉर्मली ऑफिस का, और 2 दिन अगर मान लो सैटरडे संडे, सारे कॉलेजेस भी ऑलमोस्ट बंद रहते हैं, मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स भी सैटरडे संडे को क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। मान लो 20% लोगों को नुकसान पहुंचेगा, नो डाउट पहुंचेगा, बट उसकी तरह से पूरी दिल्ली बंद नहीं करी है। आपको एक कमाल की बात बताऊं, ऑफिसेस खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, ज्यादा पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, बट सेंट्रल दिल्ली पूरी तरीके से बंद है। हाँ तू जा ना, तू चल, हम दोनों साथ चलेंगे, घूम के आएंगे। हाँ मेट्रो ऑन है, प्रगति मैदान से इंटरचेंज कर सकते हो, पर वहां पे बाहर निकलोगे नहीं, निकलते लपटा बाहर, अनलेस अनटिल आप ऑफिशियल ना हो। भाई देखो हम ना समझो, हम कहीं भी करते, मेरी बात समझो, वहां ही बंद करना पड़ता है, क्योंकि देखो इंडिया है, वी आर सो मच हार्ड वर्किंग पीपल, है ना, वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पीपल, हमने एक चेन बनाई है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हो। हमने वो कर दिखाया है जो यूरोप कभी नहीं कर पाएगा मिलके भी। यूरोप 28-27, हाँ चाइना हम उससे आगे निकल चुके हैं। अब आ जाओ दूसरी बात, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, लिबरलिज्म मोटा माटी। अभी तो मैंने लिबरलिज्म बहुत सही से डिस्कस नहीं किया, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अभी सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए क्या है, लिबरलिज्म पता चल गया क्या हो रहा है। अब आ जाता है क्या, रूढ़िवादिता या
अब कंजर्वेटिज्म जो है ना, वैसे तो मैं ये बात बोल सकता हूं अगर मैंने ये माइक ना लगाया होता तो, वैसे तो मैं इसकी आवाज भी म्यूट कर सकता हूं। मुझे पता है ना मैं क्या बोल जाऊंगा। सो कंजर्वेटिज्म जो है उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि भाई आप देखो कि राजस्थान के अंदर, हमारे यूपी के अंदर, ठीक है, कुछ लोग कुछ बातों को मानने के लिए क्या नहीं है, तैयार ही नहीं है। उनको लगता है ऐसे ही है तो ऐसे ही है। जैसे पाकिस्तान के लोगों का ये कहना चांद दिखता तो है, जाने की जरूरत क्या है, ये क्या है, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जिंदगी के 3 नियम। अरे सिंपल सा वर्ड ये कह रहे हैं ना, जो जैसा है वो वैसा रहेगा, यथार्थ। परिवर्तन हम क्या क्या कह रहे हो, चांद पे जा सकते हैं, हम मान ही नहीं सकते। हाँ नहीं, हम अपने आप को तो बदल ही नहीं रहे, हम अपने आप को तो बदल ही नहीं रहे। जो बदल रहा है हम उसको भी गुट मार के लेके आना, इधर कैसे बाहर जा रहा है, गोरी में हमसे शादी करेगा हैं? समझ रहे हो बात को? कंजर्वेटिज्म यही है। ये देखो, ये फायदेमंद भी है, नुकसान वाला भी है। अब आप कहोगे सर इसका फायदा कैसे? कंजर्वेटिज्म खत्म हो जाएगा, कल्चर खत्म हो जाएगा। मेरे हिवड़ा में नाचे मोर ता थैया थैया, मोर नाचना बंद कर देगा जिस दिन आपने क्या खत्म कर दिया, दाल बाटी चूरमा। कंजर्वेटिज्म है, भैया खाते हैं ऐसे ही खाएंगे। खाना हमारा क्या है, एक तरीके से कल्चर है। कल्चर जो चल रहा है ना वो सिर्फ कंजर्वेटिज्म की वजह से चल रहा है। हाँ हो रहा है ना, तो बेकार भी तो हो रहा है ना, गंदा भी तो हो रहा है ना। वो कहीं हद तक वो गंदा भी तो दिखने लग रहा है ना। कुछ कल्चर वैसे का वैसे ही अच्छा है। बात समझ में आ रही है? देखो, कन्वेंशनल तरीका, रिफ्यूज टू चेंज। अगर एक बात बताओ, कंजर्वेटिज्म को गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रमोट करे, यूनेस्को प्रमोट कर रहा है, पर किस किस कैपेसिटी में? कल्चर की कैपेसिटी में, आइडियोलॉजी की कैपेसिटी में नहीं। अगर आप आइडियोलॉजिकली क्या नहीं होना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाह रहे हो ना, तो फिर आपकी गलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अभी भी इस्लाम में शायद आई थिंक 5 वक्त की नमाज होती है, ठीक है, 5 वक्त की नमाज है। और आज भी मक्का पे जाना सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, पाक माना जाता है। उसी तरीके से हिंदुइज्म में चारों धर्म की यात्रा क्या मानी जा रही है, पाक मानी जा रही है। कंजर्वेटिज्म है तभी कल्चर बचा हुआ है। आप यो बन जाओगे सारा का सारा। जैकी चैन कह रहा था ना, अमेरिकन कल्चर बिल्कुल कतई यो कल्चर है, आपको डिसिप्लिन ही खत्म कर देता है। हिंदुइज्म, मुस्लिम, आपका बुद्धिज्म, ये सब किस पे जोर देते हैं? आपके कंजर्वेटिज्म पे जोर देते हैं, मॉडर्नाइजेशन के साथ। फिर से ध्यान से सुनना, मॉडर्नाइजेशन के साथ। अभी आपको पता है अरब कंट्रीज क्या कर रही है, स्पेस में भी जा रही है। आपको पता नहीं है, वैसे लोगों को बात पता नहीं है, पूरे एशिया में सबसे पहले स्पेस में जाने वाला देश, रॉकेट भेजने वाला देश कौन था पता है हम लोगों को? पाकिस्तान। पूरे एशिया में सबसे पहले रॉकेट भेजने वाला स्पेस में। हाँ भाई, उन्होंने बम की टेक्निक तो बहुत पहले बना ली थी। उनका किसी ने उनको ये बताया था, चांद से बम फेंकोगे तो इंडिया पे ज्यादा गिरेगा, ठीक है, वो तो वहां से पहुंच गए थे ना। समझ रहे हो? फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इम्परफेक्शन। ध्यान से सुनो,
जब ना आप अपने फ्लॉस को भी अपना लेते हो। लोग कहते हैं ना कि तुम जैसी हो मुझे तुम वैसी ही पसंद हो, वाहियात बात है, बिल्कुल घटिया बात है। तुम मोटी हो, खा खा करके बिल्कुल ऐसा हो रही हो पिज्जा जैसी हैं, पर मैं तुमको ये कहने के बजाय कि एक्सरसाइज कर लो, डिजीज हो रही है, तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो, मर गई, तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। अरे क्या बकवास है ये। आपको गलत चीजें दिखेंगी तो बोलोगे ना उसके खिलाफ, बोलोगे नहीं तो अच्छा कैसे होगा भाई। अगर हम भारत के अंदर सती प्रथा के साथ ही भारत को अपना लेते, कहते जैसा है वैसे ही अच्छा है, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले का कास्ट रेवोल्यूशन का मतलब ही नहीं बनता भाई। ब्राह्मण्स और अपर कास्ट के लिए तो बिल्कुल सही था वो, पर आपने उसके खिलाफ बोला ना, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, कल्चर में और थॉट के बीच में डिफरेंस है। हमारा कल्चर है कि हम अपने बड़ों को क्या करते हैं, पैर छूते हैं, पर बड़ा अगर रेपिस्ट है, मर्डरर है, तो फिर पैर नहीं छुएंगे। पहले मैं उसकी बोले नहीं पैर छुओ, बोले क्या, बोले रेप करते जी 3 कर चुके पर तुम पैर छुओ। अरे ये क्या लॉजिक है, क्यों पैर छुए भाई। बात समझ में आ रही है, जो गलत है वो गलत है। पहले हम गलत सही के तराजू में देखेंगे, उसके बाद कल्चर को लेके आएंगे। इसीलिए आर्टिकल 14 है, वो क्या कह रहा है भाई, सबको सजा क्या होगी, बराबर होगी। कल्चर अपनी जगह पर है, खून करना अपनी जगह पर है। हाँ वो सिनेरियोस बिल्कुल अलग है ना उस चीज को लेके। आगे देखो, एक और ध्यान देखो, देखो कंजर्वेटिज्म ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज प्रैक्टिस और किस पे चलता है, इंस्टीट्यूशंस पे चलता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ लेना, इंस्टीट्यूशन ना अथॉरिटेरियन होना भी कहीं तक दिखाता है। कंजर्वेटिज्म किस चीज को तरफ इशारा करता है आपका, अथॉरिटेरियम, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे हिंदी में वर्ड क्या है, अथॉरिटी, आधिकारिकता, केंद्रीकृता, हाँ अधीनता, कुछ भी कह लो, जो भी वर्ड समझ में आ रहे हैं। बेसिक फंडा ही क्या है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही क्या है, सच है। मैंने पूछा अच्छा आपको किसने बताया, बोले मेरे दादा ने। बोला उनको किसने बताया, बोला उनके दादा ने। बोला यार कुछ तो चेंज कर लो, बोला नहीं, क्योंकि किस पे चल रहा है ये, इंस्टीट्यूशंस पे चल रहा है, प्रैक्टिसेस पे चल रहा है, चले आ रहा है, चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्वेश्चन पूछने पे आपको जला दिया जा रहा है, सत्तावाद है ना। क्वेश्चन पूछने पे आपको क्या किया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। हुआ ना, राजा राम मोहन रॉय जब सती प्रथा के खिलाफ हुए तो कंजर्वेटिज्म के ही तो खिलाफ हुए ना। पर कुछ लोगों ने उस समय भी तो बोला होगा ना हमारा कल्चर है। यार देखो सबसे पहले बगावत आपके घर वाले करते हैं, मैं तुम्हें सच बताऊं, बढ़िया बिस्तर ठा ले बेटा। जैसे अभी एक ना बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है जियो सिनेमा पे, वेब सीरीज का नाम है ताली। ताली बेस्ट एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म का तोड़। ताली में जो मैडम दिखाई गई है, नाम है उनका क्या, सुष्मिता सेन तो हीरोइन है, कैरेक्टर का नाम बता रहा हूं, हाँ गौरी। गौरी बेसिकली महाराष्ट्र में क्या बनी है इस समय, फर्स्ट ट्रांसजेंडर वो भी बनी है, इलेक्शन प्रमोटर भी बनी है। अब वहां पे क्या बोलता है, उनका एक बड़ी अच्छी लाइन है जो बार बार बोलता है कि अगर आप इस देश में आदमी और औरत नहीं हो तो आप इस देश में जिंदा ही नहीं हो। ये वो देश, समझना बहुत ध्यान से, मतलब फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, फिर भी कोई नहीं मैं बोल लूंगा कि ये वो देश है जहां शिखंडी को खुद कृष्ण भगवान अपने रथ पे लेके चल रहे हैं, और उस देश में आप ट्रांसजेंडर को कुछ मानते ही नहीं हो। जहां पे शंकर जी को खुद अर्धनारी कहा गया है कि आधा शरीर शक्ति है और आधा शरीर शंकर भगवान है, वहां पे आप ट्रांसजेंडर की वैल्यू नहीं कर रहे हो और आप उसे इंसान ही नहीं मान रहे हो। कंजर्वेटिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। तो इसको भी तोड़ने की बात करी गई। आगे देखो, मल्टीकल्चरल या मल्टीकल्चरलिज्म। अब हम जब नेक्स्ट जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई आपका
कौन इसके फेवर में है, कौन इसके अगेंस्ट में है, कौन इसके फेवरेट थिंकर्स रहे हैं, कौन इसके फेवरेट थिंकर्स नहीं रहे हैं, इस सारी बातों को फिर हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों? अरे मल्टी कल्चरिज्म का तो बेस्ट एग्जांपल रविन्द्रनाथ टैगोर खुद भी हैं। गांधी जी भी एक टाइम के बाद फिर से उसको फेवर ही कर रहे हैं, विवेकानंद भी हैं। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रख नहीं पाओगे मल्टीकल्चरल में। नहीं देखो, उसके पीछे देखो, मैं तुमको फिर बोलता हूं ना, मैं सबको ये बात बोलता हूं, आप जो सहते हो ना, जब एक लड़की ये बोलती है ना ऑल मैन्स आर डॉग, है ना, तो उसके बोलने के पीछे के पहले रीजन को समझने की कोशिश करो कि क्या पता उसके, मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि एक लड़की जिसके बाप ने अगर उसके साथ गलत किया है, उसके भाई ने उसके साथ गलत किया है, उसके दोस्त ने उसके साथ गलत किया है, उसके बॉस ने उसके साथ गलत किया है, आप उसकी जिंदगी में आते हो बहुत सारा प्यार लेकर के, दुनिया फूलों से भर दोगे आप उसकी, पर आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बनने में क्या लग जाएगा, एक लंबा समय जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान जिया बहुत अलग है। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिशर्स के फायदे की बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिया बहुत पॉजिटिव है, ब्रिटिशर्स को जहां गए वहां इज्जत मिल गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कास्ट सिस्टम को खत्म करने के इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जिया बहुत गलत तरीके से। जो आपके ऊपर बीतेगी ना, देखो आप कितना ही बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो जाओ, जो आप पे क्या होगी, बीतेगी ना, आप लिखोगे वही, आप उससे बाहर लिख नहीं पाओगे। जैसे आप कभी किसको पढ़ना, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना, वो आपको गरीबी की बातें करते हुए नजर आएंगे। क्यों? गरीबी देखी है, जो आपने देखा है वही तो बोलोगे ना। आपके माँ बाप के बीच में हर वक्त लड़ाई होती है, आपको चाहे कोई कितना ही नॉवेल पढ़ा ले, प्यार मोहब्बत परेशानी और आफ्टर मैरिज लाइफ गोना ब्यूटीफुल, पर आप 25 साल से देख रहे हो भैया ये करछी कलछुल चल रहा है रोज का। आपके लिए चीज कंजर्वेटिज्म ये भी है कि जहां से आप ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हो अपनी उस, क्या कह सकते हो उसको, मोनोटॉमी कहते हैं ना उसको, है ना, आप उसको तोड़ ही नहीं पा रहे हो। मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब ये बहु संस्कृतिवाद। भारत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हर प्रकार की संस्कृति के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और मैं आपको सच बताऊं कई हजार सालों से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। देखो मैं मतलब ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है ना, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो आप है, चाहे वो आपका क्या है कांग्रेस है, कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एट द एंड ना पब्लिक इमोशन से ज्यादा, ठीक है, पार्टी इमोशन पे काम करती है। समझ में आ रही बात है यहां पर? मतलब लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा करियर सिर्फ एक सेंटेंस से खत्म हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा सेंटेंस, एक सेंटेंस से पूरा करियर खत्म हो गया। क्या सेंटेंस था? हाँ हाँ, नहीं उससे पहले भी पता है क्यों खत्म हो गया? ये भाई साहब गए थे पाकिस्तान के दौरे पे, जिन्ना की कब्र पे जाकर के इन्होंने एक लाइन बोल दी, बोले इंसान बहुत अच्छे थे, विचार बहुत अच्छे थे, बस एक आपने कल्ट इमेज बनाई कि आप हिंदुइज्म हो। आज योगी जी की क्या पहचान है? कट्टरवाद है कि हाँ भाई हम अपने धर्म को मानते हैं, बाबा क्यों किसी धर्म को गाली नहीं बक रहे हैं, पर मैं अपने धर्म को क्या कर रहा हूं, मानता हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं। अब वो कल को कहीं पर टोपी पहनते हुए दिख जाए, हो गया उनका पीएम बनने का सपना चकनाचूर। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने कहीं यूट्यूब वीडियो पे भी सुना था। अमिताभ बच्चन जब पोलियो की ऐड बना रहे थे ना, तो पहले बहुत प्यार से बोलते थे कि बच्चों को अपने ले जाके पोलियो दिलाया जाए, हाँ 2 बूंद जिंदगी की, पर लोग उनकी बात सुनते नहीं थे, क्योंकि लोगों के माइंड में क्या था, उनका एक एंग्री यंग मैन फेस था, वो रिक्वेस्ट करते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, फिर उनका जबरदस्ती क्या कर रहे हैं घर में बैठ के,
जाइए पोलियो पिलाइए अपने बच्चों को। तो लोगों ने उससे क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। यही बात जो गांधी जी के साथ हुआ, गांधी जी के साथ लोग कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, गरीब, मैं जैसा वैसा तू मेरे भाई, यू नॉट लुकिंग स्मार्ट, मी ऑल्सो। आप ऋतिक रोशन के साथ कनेक्ट थोड़ी नहीं कर पाओगे भाई, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव डिक्लेयर करा गया वो आदमी, है ना। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब स्टार बनता है लोग खुश हो जाते हैं। ध्यान दो, मैं रेसिस्ट तो नहीं हो रहा हूं ना। नहीं, मेरी जो ऑडियंस, जो देखने वाले बच्चे हैं ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसका टाइटल होगा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स तो जो देखने वाले लोग होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ बातों को समझाने के लिए बोल रहे हैं। बात बाकी देखो, तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं आर्टिकल 15 पे पूरा भरोसा करता हूं। ध्यान दो, तो देखो यहां पे बोलता है हमें डाइवर्सिफाई, रेडिकल और एथिक और लैंग्वेज डिफरेंसेस के साथ भी सबको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जब मराठा ये बोलते हैं कि अगर तुमको महाराष्ट्र में रहना है तो सिर्फ तुम्हें मराठा ही रहना होगा, तो ये बात कहीं ना कहीं इंडिया के मल्टी कल्चरलिज्म को क्या कर रही है, हार्म कर रही है। पर जब आप ये बोलते हो कि आपको महाराष्ट्र में रहना है और आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए, तो मुझे लगता है मल्टी कल्चरलिज्म को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। क्यों कि जब तुम जिस राज्य में अर्निंग कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, उस राज्य की लैंग्वेज तो सीखना आपका बनता भी तो है ना। आप आउटसाइडर तो फील ना करो वहां पे जाके। बात समझ में आ रही है? अरे आप कुछ मत करो, जहां पे आपका ग्रास रूट है ना, जैसे आप जहां गांव से भी आते हो, आप वहां पे भी 5 साल बाद जाओ और अपनी दिल्ली की भाषा में बात करोगे ना, वो आपसे बोले 500 रुपए लेंगे भैया, फिर आपको ना चाहते हुए बोलना पड़े, ए बुड़बक यही क्या है बाबू, कहां ससुर बेवकूफ समझे हो, तो कहता है अच्छा अरे भैया ना, कहां है तुम्हारा ससुराल, बोले कचहरी, हमारा यहीं पर है। तो साधु भाई लगे हमारे, तो तुम, जिनको नहीं पता साधु कौन होता है, साधु वो बंदा होता है जो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट से 2 लोगों को ठगा जाता है। मल्टी कल्चरलिज्म एडवोकेट द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, कि भाई माइनॉरिटीज को भी क्या करना है, आपको रिजर्व करना है, माइनॉरिटीज को भी आपको क्या करनी है, वैल्यू देनी है। और मल्टी कल्चरलिज्म इज एसोसिएटेड विद कलेक्टिव नोशन ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड ऑन एथिकसिटी या एथेंटिसिटी। ध्यान से सुन लो भाई, सिंपल सी बात है कि आपकी भाषा के आधार पे आपकी पहचान जुड़ी हुई है, पर इस पहचान की वजह से आप दूसरे को क्या नहीं कर सकते हो, मैनिपुलेट नहीं कहेंगे, आप दूसरे को क्या नहीं कर सकते हो, बहिष्कृत नहीं कर सकते ना। क्या भोजपुरी बोलती हो, निकलो यहां से, चलो जाओ। बात समझ में आ रही है? आप उसको निकाल नहीं सकते ना, समाज से बाहर नहीं निकाल सकते हो ना, कास्ट सिस्टम के ऊपर। इसीलिए तो भाई देखो, इसीलिए तो पूरी की पूरी कहानी हुई। आज मैं नारीवाद भी पढ़ा देता हूं, और ये मैं बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में बोल रहा हूं, ये जितने भी लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, ये जो फालतू की नारीवादी चल रहा है ना, इसे खत्म कर लो, हाथ सही वाला बढ़ लो। देखो एक बात को समझो, नारीवाद जो है या जिसको हम फेमिनिज्म बोलते हैं, उसका एक बहुत सिंपल सी बात तो समझ लो पहले क्या है। उसका है मेन डोमिनेशन को खत्म करना, पर फीमेल डोमिनेशन लेके नहीं आना, कि पहले पति मारता था, आज पत्नी दौड़ा दौड़ा के बेल्टों से मार रही है। कह रहे हो कि क्या चल रहा है, फेमिनिज्म चल रहा है। बोले क्या हो रहा है, बोले जी हमारी पत्नी बहुत मारती है, घेर घेर के, बोले लतिया ही देती है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? सो इट्स स्टैंड फॉर द कंसर्न विद द स्टेटस ऑफ एंड रोल ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। हम जो औरतों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है सोसाइटी में, जो डिमनाइज किया जा रहा है, मैंने आपको बताया था ना, प्लूटो ने कहा कि औरतों में तो आत्मा ही नहीं होती है, एरिस्टोटल ने कहा औरतों में बुद्धि ही नहीं होती, मैं औरतों को नागरिक ही नहीं मानता हूं। मतलब औरत कौन है, कौन है, बोले चल हम मानते ही नहीं तुम्हें कुछ हो। ये जो सोसाइटी है
जो यूरोपियंस अपने आप को बहुत एलीट मानते हैं, एक लंबे टाइम तक उनके यहाँ पे औरतों को वोट डालने का राइट नहीं था। फिर उसके बाद आता है एक ऐसा देश जहां पे औरतों की पूजा होती है, फिर दहेज के लिए जला देते हैं, फिर एसिड अटैक होता है। भाई ऐसी पूजा मत करो, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पूजा हो गई ना, तो मतलब डाउरी एक्ट लेके आना पड़ा, समझाना पड़ा कि भाई गलत हो रहा है। फिर जैसे देखो, मैं आपको फिर ये बात बोलता हूं, आप बुरे लोगों के साथ ही, आप अच्छे लोगों के साथ ही क्या कर पाओगे, बुरा कर पाओगे। आप बुरे के साथ बुरा कोशिश करके देख लेना, कर ही नहीं पाओगे। जेब कतरे की जेब थोड़ी ना काट दोगे, शरीफ आदमी की जेब कटती है। फिर औरतों में कैटेगरी आई, कौन सी वाली, जो जिनके साथ कुछ गलत नहीं होता था पर वो इल्जाम लगा देती थी। फिर डाउरी एक्ट में भी थोड़े से चेंजेस लेके आने पड़े कि तो बहुत गलत जा रहा है, पूरा पूरा परिवार जेल में बैठा हुआ है, वो अंगूर खा रही है लड़की बैठ के। बोला जी कुछ नहीं मांगा था, बोला लदवा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, हल्के मतलब आई लड़की को। बात समझ में आ रही है? अभी भी देखो फेमिनिज्म के ऊपर आपको पता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा। थॉट लेवल पे तो मैं मानता हूं कि अभी बहुत ज्यादा टाइम जाएगा इंडिया को इक्वालिटी माने में, पर कानून लेवल पे भैया कुछ नहीं चाहिए, हो गया, बहुत दे दिया है। हाँ कुछ नहीं है, 15 सेकंड आप किसी लड़की को घूरते हो तो भी आपको 6 महीने तक की सजा है। 1 मिनट से 14 सेकंड है, अरे जो भी है भैया, सेकंडों पे ही बात हो रही है ना, है ना। अच्छा उसके बाद आप देखो, अगर आप मतलब समझना बहुत ध्यान से, अल्टरेशन करते हो, अल्टरेशन का मतलब जानते हो, मतलब मेरी बीबी मुझसे भी प्यार कर रही है और प्रीतम से भी प्यार कर रही है, उसका प्रीतम, ठीक है, तो मैं केस नहीं कर सकता हूं अपनी बीबी पे, डिवोर्स ले सकता हूं बस, क्योंकि उसकी मर्जी है। और मैं यही कर रहा हूं, मेरी आधी जमीन ले जाएगी यार वो। मेरे खौफ है इस बात का कि 1 बीघे का आधा बटेगा तो क्या होगा। आगे देखो, अरे छोड़ो केस, यहां पर ध्यान दो। उसके बाद देखो, हालांकि रियल फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म है औरतों को इक्वल राइट देना, औरतों को बोलने का हक देना, औरतों को शिक्षा देना, औरतों को तुम हो क्या को कुछ दे रहे हो, पहले तो ये बताओ। ये बात कहना कि मैं तो अपनी बीबी को पढ़ने की पूरी परमिशन देता हूं, तू है कौन? तेरे घर की गाय है जो तूने चरने के लिए भेज दिया है? हाँ जी, हम तो अपनी छोड़ देते, खोए पूरा खा के आते घूम के, कोई लॉजिक है? फेमिनिज्म इस बात पे कहता है कि वाई अ मैन अथॉरिटी नीड टू अ वुमेन सर्वाइवल। एक औरत को एक आदमी के परमिशन की जरूरत क्यों है, और अगर ये जरूरत है तो फिर फेमिनिज्म की जरूरत है। एक लंबा टाइम था औरतें अपने पति की शकल तक नहीं देखती थी, इवेंचुअली शकल छोड़ो, मतलब परिवार में मेंबर्स की शकल तक नहीं देखती थी, सिर्फ क्या दिखते थे, पैर, इतना घूंघट गाड़ के घूम रही हैं। आज भी फेमिनिज्म के बेस्ट एग्जांपल्स में मैं बताऊं, विदाई होना लड़कियों की, उससे भी बड़ा और भद्दी चीज जो हो सकती है एक समाज के अंदर, वो है क्या होना, कन्यादान होना। कल्चर है गुड, बट कन्यादान का मतलब क्या है? यू ट्रीटेड गर्ल एज अ कमोडिटी, कि हम दान दे रहे हैं। आ रही है ना बात वहीं पर? तो फेमिनिज्म कहां से आया, वो सारी बातें तो मैंने बताया ना बहुत डिटेल में करेंगे, सब तो बातें ही अलग हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ वर्ड को समझ रहे हैं क्या कह रहा है। पैट्रियार्की का सीधा लॉजिक यही है कि जहां पे वुमेन को एज अ प्रोडक्ट समझा जाता है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा हूं जो इंस्टाग्राम पर कपड़े दिखा करके ये बोलती हैं कि लड़के, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बस रियलिटी बता रहा हूं, मेरी क्लास में भी अभी मेजॉरिटी में गर्ल्स हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहनो, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत कहां है?
दिक्कत ये है कि जब आपने कपड़ा पहन लिया फिर ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों है? आपने पहना था ना, आपने उसे कंफर्टेबल होने के लिए पहना था ना, फिर आप उसे अनकंफर्टेबल होके क्यों घूम रहे हो पूरे टाइम? इसका मतलब है ना कि आपके कपड़े पहनने के पीछे उद्देश्य क्या है? दूसरे को दिखाना। और जब आप अपने आप को एक कमोडिटी दिखाओगे तो फिर लोग आपको कमोडिटी की तरह ट्रीट भी करेंगे। आप कपड़े पहन रहे हो किस लिए? अपने कंफर्ट के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने, जैसे हम कपड़े पहनते हैं अपनी खुशी के लिए पहन रहे हैं। बट जब आप मान लो आपने -5 डिग्री में बैकलेस पहना है तो फिर उसे ऐसे ही जाओ ना, फिर चद्दर ओढ़ा, फिर एक जगह से चद्दर उठा के फिर यूं यूं घूमे, फिर आए, फिर चद्दर ओढ़ लिया। ये क्यों चल रहा है? बात समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? ये फेक फेमिनिज्म है, ये फालतू का फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म का मतलब है क्या औरत को पढ़ना चाहिए? यस। क्या औरत प्लेन उड़ा सकती है? यस। क्या औरत आर्मी में जा सकती है? यस। जो काम आदमी कर सकता है वो सारे काम औरत कर सकती है, वो दोनों बराबर हैं। अगर घर में आपकी एक बेटी जन्म लेती है, चाहे एक बेटा जन्म लेता है, आपका मुंह कबूतर जैसा नहीं बनना चाहिए कि आज ही उड़ जाओगे लग रहा है पृथ्वी छोड़ के। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। फेमिनिज्म इसी बात पर जोर देता है कि मेरे ताऊ जी मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? दो बातों पर जोर दिया। किस बात पे? इट्स एनालाइज द इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस एंड प्रैक्टिस थ्रू विच वुमेन हैज बीन सबऑर्डिनेटेड टू द मेन। आदमियों की दासी, कहते नहीं है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। ओ देवी, गांजा पीता है तेरा पति है, नाले में सिगार ढूंढ रहा है, 2 बजे के बाद नाले में मिलता है देवता। और उसको मां क्या सिखा रही है? बेटा सुधर जाएगा, तेरे पापा भी तो सुधर गए थे, 25 साल बाद सुधरे थे पापा। उल्टी सीधी चीजें मत सिखाओ। देखो, जब तक आप अपनी लड़कियों को ना दास बनना सिखाओगे ना, तब तक चीजें नहीं चलेंगी। इक्वालिटी लेके आओ, गाय मत बनाओ। क्या यहां चले और लड़ती भी है तो ऐसे मुद्दे पे लड़ती है जिसका कोई सर हार पैर नहीं है। राइट्स? अभी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे सब लोग फेमिनिज्म कहते हैं ना, आपको मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। बेरोजगार लड़कों से लड़कियां शादी नहीं करती हैं बड़ी मात्रा में। तुम में से कोई ना करे, कर लोगे? पर तुम लोग बेरोजगार हो, लड़के कर लेंगे। यही है जेनोसिटी। जिस दिन आप फेमिनिज्म के ऊपर आना, जब आप क्या करना, जब आप कहते हो ना आपको शायद सबऑर्डिनेट हो रहा है क्योंकि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो, और शायद इसके पीछे आपका बैकग्राउंड भी है क्योंकि वो बनने नहीं दे रहे लोग इकोनॉमिकली। अब क्या? हाँ, फेमिनिज्म का मेन मुद्दा ही है। लोगों ने फेमिनिज्म का मतलब क्या करा कि मैं तेरी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लूंगी। फेमिनिज्म कहता तू अपनी प्रॉपर्टी बना, उसके हिस्से की बात की छोड़। बात समझ आई? दूसरी बात, it explore the most appropriate and with effective way in which subordinated can be challenged। कि भाई मैं दासी नहीं हूं, मैं और तू बिल्कुल बराबर है। सुबह का सैंडविच तू बना लियो, रात का डिनर मैं बना लूंगी, सुबह के कपड़े तू धो लियो, शाम के कपड़े मैं धो लूंगी, ठीक है? और 1 लाख रुपए तनख्वाह मेरी है और 1.5 लाख तनख्वाह तेरी है, या 70,000 तेरी है, 1 लाख मेरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बिल स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है? बच्चों को पालने की बारी आएगी तो 2 महीने छुट्टी मैं ले लूंगी, तो 2 महीने तू ले लियो। जॉब शिफ्ट करने की बारी आएगी तो तू भी कर लियो, मैं भी कर लूंगा। ये फेमिनिज्म है। ऐसा भी नहीं है वो क्या नाम है उसका, वो क्या नाम है अभी जो एसडीएम का केस बहुत वायरल हो रहा था, हाँ, ज्योति मौर्य भी नहीं बन जाना है बिल्कुल ही। पता ही नहीं चला इन दोनों के रिश्ते का क्या हुआ था, ये चल क्या रहा था इन लोगों का। फिर ये दोनों, वो तो बोल रहा है सॉरी बोल दो, बात ही खत्म। पब्लिक ने तो बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट ले लिया था बात में। हाँ, और भाई लड़कियों को हाँ पढ़ाऊं मत, मतलब क्या लॉजिक है इस बात का? अगर इस हिसाब से लड़कियां रिएक्ट करने लगे ना आदमियों के हिसाब से, ठीक है, फिर तो हो लिया कलेश। और 1 मिनट फिर वहीं आ जाता है, फेमिनिज्म है क्या? तू है कौन? तू कौन होता है पढ़ाने ना पढ़ाने वाला? मालिक है हमारा। और अगर मैंने आपको बताया ना कि स्टूडेंट थी मेरे पास आई, उसने बोला उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो मैंने बोला उसे बताया था ना तुम्हें इंसिडेंट। मैंने उसे बोला कि आप ऑनलाइन क्लास के लिए आ जाना, अभी वहाँ पे 1-2 बच्चों से स्टार्ट हो रहा है
बोले मेरे पति जी नहीं मानेंगे। और भाई वो क्लास में तो ऐसे बहस करती थी जैसे फेमिनिज्म का झंडा उसने एकदम कंधे पे ले रखा है। मैंने कहा पति जी, बेटा आपकी तो शादी नहीं। बोले नहीं, मैं उनको पति जी ही बुलाती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा पति जी की बातें सारी माननी है? बोली हाँ, अगर उनको जो पसंद नहीं मैं करूंगी नहीं। भाई साहब लिटरली मैंने मैसेज भेजा इसको, पति क्या जी भी था, और जी वो वाला जी नहीं, जे आई वाला जी। हाँ 3 आई थे, देख बहुत डिटेलिंग थी। नहीं, लड़ाई हो गई। मैं तो अपने विचारों को लेके बहुत क्लियर हूं ना यार। मुझे देखो 2 तरीके के लोग नहीं पसंद है। दोगला वाले बातें करने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आप अगर ये कह रहे हो कि मेरे जीवन में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो फिर आपको मैं ये रोता हुआ अगर मैंने सुन लिया कहीं पर, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है सर क्या करूं मैं, फिर तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। पहले डिसाइड कर ले क्या जरूरी है। रिश्ता इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर किसी रिश्ते की सही पहचान जाननी हो ना, तो उसकी सिर्फ एक अच्छी पहचान है, और वो ये है कि कोई भी रिश्ता अगर आपको नीचे घसीट रहा है तो फिर रिश्ता आपका नहीं है। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि रिश्ता होना चाहिए ना कृष्ण वाला, जमीन में घसीड़े मत, आपको ऊपर उठाने के लिए काम करे। आप बोलो कि यार मेरे को ना मतलब पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आती। आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी वो है ना जो आप तो सो गए उस दिन ये बात बोल करके, पर सुबह उसने 4 लिस्ट यूट्यूब से देख करके, 5 जगह रिसर्च करके, एक किताब की लिस्ट ला करके आपको दी कि ये वाली किताबें आप पढ़ो, चाहे उसका कोई लेना देना नहीं है, बट वो आपके लिए इस बात पे मेहनत करे, तो आप समझ लो कि आप एक अच्छे रिश्ते में हो, आप जिंदा रिश्ते में हो। यही पहचान है एक अच्छे रिश्ते की। और अगर आपको ऐसा रिश्ता मिलता है तो फिर वो गोभी खाता है कि मटर खाता है, उसे पालक पनीर पसंद है कि उसे चिकन पसंद है, ये वाली बात क्या कर दो, फिर भूल जाओ। कि आपको ब्लू पहनना पसंद है, वो लाल पहनता है, आप बोल लो कि लाल पहनो, मत पहन जो पहनना है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी चीजों पर उलझे हुए हैं जिनका कोई जीवन में लेना देना ही, कि मैं आज सफेद रंग का जूता पहन गया, तुम कैसे काला पहन के आ गई, मैं तो बात ही नहीं करूंगा कुट्टी। ये 28 साल के लौंडे कर रहे हैं, निब्बा निब्बी तक तो समझ में भी आता है। हाँ 28 साल का लड़का ये बात कर रहा है, तुम लाल वाली टी शर्ट क्यों नहीं पहन के, मैंने जो गिफ्ट करी थी, तूने गिफ्ट करी थी तो मैं उसे बार बार पहन के आऊं। और एक वो तैयार होकर के फोटो भेजो, नहीं कुछ ज्यादा है। देखो ध्यान बाब क्या कहते हैं, मैं ज्यादातर वो चीजें पढ़ाता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद जी चुका हूँ। इकोलॉजी, अरे यार मैं कभी बोल नहीं पाया आज तक सब। इकोलिज्म, ध्यान से सुनो क्या है। बस सिंपल से शब्दों में अगर ये बात करें तो हिंदी में इसका है परिस्थितिकीयवाद। मतलब इसका सिंपल शब्द मतलब ये है कि बॉस तुम अकेले इन्वायरमेंट में नहीं हो। ये वो टाइम आ रहा है जहां पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कमाल की मैं बात बताऊं आपको, ऐसे है ना, मॉडर्नाइजेशन से पहले ना इंसान बहुत सेंसिटिव था जानवरों को लेकर के, इंसानों को लेकर के, अपने इन्वायरमेंट को लेकर के। हमारे कल्चर में पूजा होती है, मुस्लिम कल्चर को भी उठा के देख लो, चांद को क्या मान रहे हैं, चांद को देखने पर भाई आप चांद देख करके अपना फास्ट खोलते हो ना, तो यानी नेचर को रिस्पेक्ट ही तो कर रहे हो ना, बात सही है ना। हिंदुइज्म में गोवर्धन मनाना कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आपका क्या कहते हैं, गेहूं की पहली फसल आएगी, लोसर मनाया जाएगा। हाँ करवा चौथ, अरे इकोलॉजी में करवा चौथ कहां से आ गया। अच्छा चांद वो वाला नहीं, तो उसमें ये वाला है ना कि ये वाला चांद देगा, फिर ये वाला, अरे ये तो लिटरली चांद है। मेरी बीवी तो कहते कि अरे ये तो पक्का ही चांद है मेरा वाला तो। नहीं, नॉट दैट वे, दैट वे। ध्यान दो,
इकोलॉजिज्म क्या कहता है कि बॉस हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में लगे हुए हैं, ये वही बात देखो जो गांधी कह रहे थे। गांधी क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। यहां पे भी यही बात आकर के टक गई कि अब आप इन्वायरमेंट के प्रति भी क्या हो जाओ, थोड़ा सा शुरू हो जाओ। जैसे 1973 से क्या स्टार्ट हुआ, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा भाई, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वगैरह स्टार्ट हुए हैं। ये बात इसी पे तो दिखा रहा है ना कि आप अकेले नहीं हो, ऐसा नहीं बिल्कुल भक्षियों की तरह भगकते जाओ, खत्म ही कर दो। जैसे हमारे यहाँ नीचे ना, जो यहाँ पे मैं रहता हूँ रेंट पे, उसके नीचे भी रेंट पे ही लोग रहते हैं, ठीक है भाई। वो सुबह से अब तक, मतलब जब तक मैं आया हूँ यहाँ पे क्लास लेने के लिए, तब तक उन्होंने 500-500 लीटर की 3 टंकी खाली कर चुके हैं। वो कुल मिला के वो 3 लोग रहते हैं। पता नहीं क्या नीचे बाढ़ ला रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उनको पानी से क्या दुश्मनी है, लग रहा है वो भूजल खत्म करने के उद्देश्य से जाए। जो जैसे नहीं होता कि दानों का अवतार होता है, दानों कुछ खत्म करने में लगा रहता है, मुझे लग रहा है भूजल ही खत्म कर देंगे। हाँ लिटरली भाई, वो 8 बार टंकी चलाते हैं मोटर। ये किस चीज को दिखा रहा है कि आप इकोलॉजी की तरफ से, आप अपने ड्रीम्स, अपने साइंस के, कहीं पर साइंस को इतना बढ़ाने में ना लग जाओ कि आप नेचर को ही क्या कर दो, खत्म कर दो। फिर आप बच्चों को, आपका बच्चा बोलेगा कि पापा वेयर इज रिवर, बोले रिवर इन द बुक बेटा, बोले नया वाला कहाँ है, बोले वो तुम तो खत्म कर दी बेटे, वो तो चाचा साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एक डिवाइस बनाया था, सुखा दी रिवर, वो बॉटल में लेके घूमते। बोला हाँ वही रिवर का छोटा फॉर्म है बेटा। इन्वायरमेंटलिज्म को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा। ये कहलाता है आपका क्या, इकोलॉजिज्म। क्लियर है बात? यहां पर क्या चाहिए? हाँ ठीक है बच्चों, अब आप लोग, टाइम है नहीं? हाँ तो क्या करें, पता है भाई मेरे पास सिलेबस है तेरा भी। अरे इसका पीजी का है ना, सीयूटी वाला, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपिक कम है ना। तू अलग नशा फूकता है, तू गौर पूरी, मैं तेरे को एग्जाम का नाम बता रहा हूं और तेरा एनटीए वाला नहीं है। अरे पागल है ये। और ये वो ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें आप सीधी सिंपल बात बताओ ये मान के राजी नहीं है। जैसे हमारी क्लास में एक था श्रवण नाम का बच्चा, उसने 3 क्लास में इतना पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस आसान लगने लगी। बोले तो मैं घर पढ़ लूंगा। बोला खत्म सर, आपकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके ये नोट्स में फॉरवर्ड कर दूंगा। आप इसमें से क्या पढ़ के आओगे, कल हम, मतलब नेक्स्ट क्लास, वैसे थर्सडे को क्लास नहीं है, सैटरडे को भी क्लास नहीं है, ट्यूसडे कब आएगा आप? अगला ट्यूसडे भाई सब अनर्थ। भाई ऑनलाइन के लिए बच्चे मानते नहीं है ना, फिर मैं क्यों लूं?